एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे हंटर्स जिनको स्पेशल पावर दी गई है स्पॉन्सर्स के द्वारा वो रूल करते हैं नॉर्मल ह्यूमंस पे और उन्हें ट्रीट करते हैं एक स्लेव की तरह। एक अनाथ बच्चा रहता है, वो किसी रीजंस की वजह से उसके मेंटोर ने उसके पेट में अपनी स्वॉर्ड भोग दी एंड उसे टाइम में पीछे भेज दिया जाता है जब एज ऑफ हीरोज था। वो अब पूरी तरह से वर्ल्ड को एक अच्छी जगह बनाना चाहता है और वो अब यहाँ पे इंस्पिरेशन ले रहा है लेजेंडरी डीमन किंग जो अब सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर था। इसी तरह से वो अपनी हार्डशिप वाली जर्नी उसे स्टार्ट कर देता है अपने नए नाम रे के साथ। तो फिर इस लड़के के साथ इस टाइमलाइन में क्या होने वाला है उसके लिए देखते रहिए। स्टोरी की शुरुआत में हमें बताया जाता है 2020 में पोर्टल्स जो दूसरे डायमेंशन से कनेक्टेड थे वो पूरे वर्ल्ड में अपीयर होने लग गए थे। ढेर सारी गवर्नमेंट जो इनके ऊपर रिसर्च करना चाहती थी उन्होंने अपनी आर्मीज को इनके अंदर भेजा, लेकिन अंत में कोई भी उस पोर्टल से बाहर है वो निकल के नहीं आया। इतना ही नहीं, कुछ टाइम बाद इन्हीं पोर्टल्स में से ढेर सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगे और सारे जो ह्यूमंस लोग थे उन्हें बिना किसी भेदभाव के मारने लग गए थे। एंड हम ह्यूमन लोगों की जो टेक्नोलॉजी थी वो इन मॉन्स्टर्स के सामने कुछ भी काम है वो नहीं आ रही थी, सारे वेपन इनके सामने फेल थे। एंड इसी तरह से सब कुछ जब खत्म होने वाला था तभी ये जो सपोर्टर्स थे वो आ गए और उन्होंने अपना जो यहाँ पे अब स्किल्स थी, पावर थी, उन्हें किन्हीं चुने हुए लोग है उन्हें दे दिया। एंड जिन लोगों को ये जो ट्रांसजेंड बीइंग सपोर्टर थे उनके द्वारा सपोर्ट मिला था उन्हें आगे जाके हंटर कहा गया है। एंड इन्हीं हंटर्स के साथ ह्यूमैनिटी ने अपना जो काउंटर अटैक करना था इन मॉन्स्टर्स के ऊपर उसे स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है जब एक हंटर फाइट कर रहा होता है तब उसको एक जो सपोर्टर होता है ना वो उसे देख रहा होता है एंड वो उसे एडिशनल पावर है वो दे देता है। उस पावर को यूज करते हुए वो हंटर एक काफी अच्छा पंच है वो मार देता है। नरेटर बता रहा होता है कि हंटर्स को वो जो सपोर्टर थे वो एडिशनल स्ट्रेंथ है, ताकत है वो देते हैं। इतने सारे जो काउंटलेस हंटर्स थे उनके अंदर एक हंटर जो है वो अब यहाँ पे उभर के आया था जिसके पास खुद की एक इमोर्टल आर्मी है एंड उसने अब यहाँ पे फायर के ऊपर पूरी डोमिनेंस से उसे पा रखा है एंड उसका नेम है वो डीमन किंग है और इसके अंदर प्लेयर वाली क्वालिटीज हैं। और यही जो है ना ये एक ऐसा लौता हंटर है पूरे वर्ल्ड में जो भी यहाँ पे अपना लेवल अप है वो कर सकता है हंटिंग करने से। लेकिन जो 12 ग्रेट हीरोज थे उनका इन्फ्लुएंस भी सब लोगों के ऊपर काफी ज्यादा था और इसीलिए उन्हें एक गॉड था उसकी तरह ट्रीट है वो किया जाता था। इसीलिए 12 ग्रेट हीरोज ये जो डीमन किंग था उससे काफी ज्यादा डरते थे। तो फिर अंत में उन्होंने मिलके ये जो अब यहाँ पे डीमन किंग था उसको पूरी तरह से हिस्ट्री से इरेज है वो कर दिया एंड वो लोग अब पूरा एक गॉड की तरह ही ट्रीट करे जाने लग गए। आगे जाके हंटर्स को ये जो ह्यूमंस की एक सब स्पीशीज थी उसका दर्जा मिल गया एंड वो लोग जो हंटर्स नहीं बन पाए उन्हें एक स्लेव की तरह ट्रीट करा जाने लग गया। एंड इसी तरह से पूरे 100 साल बीत जाते हैं। हमें 100 साल के बाद के तरफ का सीन दिखाया जाता है। रे को दिखाया जाता है जो इस स्टोरी का हीरो है वो काफी ज्यादा तेज भाग रहा होता है और काफी देर तक भागने के बाद वो फाइनल रुक जाता है एंड वो काफी ज्यादा हाफ रहा होता है। उसके अंकल उससे बोलने लगते हैं कि रे क्या अब यहाँ पे इतना ही कर सकते हो, तुम हो गया तुम्हारा। रे उनसे बोल रहा होता है कि हाँ इतनी मेरी लिमिट है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। इस पे उसके अंकल उससे बोलने लगते हैं कि ये क्या अब यहाँ पे तुम तो मेरे को बोलते थे कि तुम पूरा वर्ल्ड है उसे चेंज करोगे और तुम्हें लगता है क्या तुम इस तरह का माइंड सेट है उसके साथ एक हंटर है वो बन पाओगे। एंड अगर तुम चाहते हो कि तुम सपोर्टर का अटेंशन है उसे अपनी तरफ ग्रैब करो तो फिर तुम्हें अपनी सारी लिमिट है ना उन्हें सरपास है वो करना होगा। इस पे रे उनसे बोलने लगता है कि आपका जो फर्स्ट सपोर्टर था जिसने आपको सपोर्ट दिया तो फिर क्या उसने भी अब आपको सपोर्ट तभी दिया था जब आपने अपनी पूरी जो लिमिट थी उन्हें पुष्पास से वो कर लिया था। इस पे उसके अंकल पेड़ से उतरते हुए बोल रहे होते हैं कि नहीं, उन्होंने मेरे को बस अपना सपोर्ट है वो दे दिया। इस पे ये बोल रहा होता है कि ये सही में बहुत ज्यादा अनफेयर है। उसके ये जो अंकल है उनका नाम संगगू है। तो फिर संगगू उससे और भी बोलने लगते हैं कि तो फिर ये जो अब वर्ल्ड है ना ये पूरा एक अनफेयर जगह है जहाँ पे अब तुम देख लो तुम एक नॉर्मल ह्यूमन हो और मैं एक हंटर हूँ। चलो ठीक है तुम भाग नहीं सकते तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ और है वो करता हूँ। इसी के बाद वो अपनी एक स्पीयर होती है उसे इन्वेंट्री से निकाल देते हैं एंड वो रे को दे देते हैं। रे ये देख के बोल रहा होता है कि ये इन्वेंट्री है ना जो अब सारे हंटर्स के पास होती है ये सही में काफी ज्यादा कूल है। इस पे संगगू उससे बोलने लगते हैं कि ये जो चीज है ना ये इस तरह की नहीं है कि इस पे तुम अब काफी ज्यादा इंप्रेस है वो हो रहे हो। अगर तुम एक हंटर बन जाओगे तो फिर ये चीज है ये तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा नॉर्मल हो जाएगी। और रे बोलने लगता है कि मैं हंटर बन जाऊंगा। रे और भी बोलने
लगता है अंकल संगगू, मेरे को पता है कि ये जो अब हंटर्स लोग हैं उन्होंने ही मेरे पेरेंट्स हैं उन्हें मार दिया है, और उन्हीं के मोमेंटम के लिए आपने मेरे को एक बुक है ना वो दी थी। उस बुक के अंदर सारे अब हंटर्स ने जितने भी बुरे काम किए हैं वो अच्छे से लिख रखे हैं, और मैं सारी चीज़ें इसीलिए चेंज करना चाहता था। और अंकल आपने भी मेरी काफ़ी ज़्यादा इस सब में हेल्प है वो करी, लेकिन अब मैं जिस तरह से सारी चीज़ों को देख सकता हूँ मेरे को नहीं लगता है कि मैं एक हंटर कभी भी बन पाऊंगा। लेकिन इतने में संगगू उसे थोड़ा सा मारते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम कुछ भी मत बोलो, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम अंत में जाके एक हंटर है वो बनी जाओगे। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें जो बुक दी थी वो तुम्हारे पास है ना। इस पे रे उनसे बोलने लगता है कि हाँ, आपने मेरे को बहुत बार है ना वो बोला है कि मेरे पास ये बुक है कि नहीं है। ऑफ कोर्स ये मेरा मोमेंटम है, मेरे पेरेंट्स के द्वारा दिया गया, तो फिर ये मेरे पास होगी। एंड ये जो बुक है वो असल में फॉरगेटन हीरो है ना उसकी अब ऑटोग्राफी है, जिनको अब 12 हीरोज है ना उनके द्वारा अब इरेज है वो कर दी गई थी पूरी हिस्ट्री से। एंड आप मेरे से काफी ज्यादा इसके बारे में बोलते रहते थे, तो फिर मैंने ये पूरी बुक को अच्छे से मेमोराइज कर लिया है। एंड ये जो फॉरगेटन हीरो है ना, ये अगर अभी जिंदा होता तो फिर ये वर्ल्ड सही में काफी ज्यादा अच्छी जगह होता अभी। लेकिन इतने में हमें दिखाया जाता है आसमान से एक लड़की इनको देख रही होती है। वो लड़की रे एंड संगगू को देखने के बाद बोलती है फाइनली मेरे को मिल गया, और वो अपना एक फायर अटैक होता है उसे रेडी कर रही होती है इनके ऊपर करने के लिए। लेकिन ये जो अब संगगू होते हैं वो मैजिक पावर को नोटिस कर लेते हैं, एंड यहाँ पे इतने में उस लड़की ने इनके ऊपर अटैक है वो कर भी दिया होता है। संगगू सबसे पहले रे को दूर फेंक धक्का दे देते हैं, और रे थोड़ा दूर फेंका होता है। इतने में वो अटैक लगा होता है जमीन पे, तब काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है, और यहाँ पे ये जो लड़की होती है उस ब्लास्ट के बाद जमीन पे लैंड कर जाती है। रे उसको अब पीछे से देख रहा होता है, एंड वो उसे देख के सोच रहा होता है कि ये जो लड़की है ये असल में है कौन, क्या ये एक हंटर है क्या। और लेकिन इतने में वो लड़की रे को देखती है, एंड फिर वो उससे बोलती है अपने घुटनों पे, और रे फिर सीधे अपने घुटनों पे आ जाता है, और वो सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ, मैं उसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इतने में इस लड़की के सामने और भी कुछ हंटर्स होते हैं, वो काफी जल्दी से आ जाते हैं, एंड वो उसके सामने अपने घुटनों पे आ जाते हैं, एंड वो बोल रहे होते हैं ग्रेट रूलर लेडी अथीना, हम आपको ग्रेट करते हैं। रे इसका नाम सुनते ही सोचने लगता है अथीना, अथेना तो ये वन ऑफ द 12 गॉड है उनमें से एक है, एंड असल में ये सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड है ना वो है, और ये इस जगह पे कर क्या रही है। एंड वो अपने जितने भी लोग होते हैं उसके सामने आए होते हैं, उनसे बोल देते हैं कि वो इधर से बिल्कुल भी दूर है, वो भागा नहीं होगा, तो फिर जाओ उसे ढूंढ के इधर लेकर आओ। इसी के बाद वो सारे लोग संगगू को ढूंढने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। संगगू वहां से भाग चुके होते हैं, एंड अथेना इस जगह पे स्पेसिफिकली संगगू के लिए ही आई होती है, एंड वो बोल रही होती है कि फाइनली मेरे को वो मिला था और वो इस जगह से जा चुका है, ये क्या बोलूं मैं। इतने में वो रे को देखती है, एंड वो बोलती है कि ये बच्चा ये असल में है कौन, इसके अंदर से मैं बिल्कुल भी मैजिक पावर है उसे सेंस नहीं कर सकती हूँ। रे साइड में अपने घुटनों पे ही होता है, एंड वो सोच रहा होता है कि मेरे पास ये जो डीमन किंग की ऑटोबायोग्राफी है ना वो है, एंड वो जो ऑटोग्राफी है उसके अंदर जितनी भी अब यहाँ पे इन 12 गॉड ने बुरे काम किए हैं वो अच्छे से लिख रखे हैं, और ये सारी जो चीजें हैं वो ये लोग काफी अच्छे से हाइड है वो करना चाहते हैं काफी टाइम से। मैं बस होप करता हूँ कि ये जो चीज है इसे रियलाइज ना करे और यहाँ से चले जाए। रे यही काफी ज्यादा डरते हुए सोच रहा होता है। इतने में वन ऑफ द 12 गॉड अथीना होती है, वो वहां से जा रही होती है एंड बोल रही होती है कि ये तो एक सिर्फ स्लेव है, और यहाँ पे रे फाइनली रिलीफ होते हुए सोच रहा होता है कि चलो फाइनली वो चली गई, मैं सेफ हूँ। लेकिन इतने में रे जब अपनी मुंडी करके ऊपर देखता है तब अथेना उसके सामने खड़ी होती है। अथेना रे से बोलने लगती है कि मैंने ऑलमोस्ट इसे लॉस्ट ही है ना वो कर दिया था, मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से थोड़े से माना के ट्रेसिस है ना उन्हें महसूस कर सकती हूँ। इतने में रे थोड़ा अब शॉक हो जाता है एंड शांत हो जाता है, जिसे देखने के बाद अथेना बोलने लगती है कि तुम्हारी जो हार्ट बीट है उसे मैं महसूस कर सकती हूँ कि वो बढ़ रही है, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कुछ है जो तुम मेरे से छुपाना चाहते हो। तो फिर ठीक है, अब तुम्हारे पास जो भी है उसे चुपचाप मेरे को दो और यहाँ पे बताओ कि ये जो चीज है ये है क्या। अथेना की ये बोलते ही रे की बॉडी ऑटोमेटिकली अपने आप चलने लगती है, और वो जो बुक होती है वो रे खुद ही निकाल के उसे देने लगता है, और वो सोच रहा होता है कि ये क्या, मेरी बॉडी ये अपने आप मूव है वो कर रही है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ये गॉड्स के वर्ड हैं। लेकिन वो फिर भी अपने मन ही मन कह रहा होता है कि अगर इसके पास ये बुक है ये हाथ में लग जाती है तो फिर ये पक्का मेरे को मार देगी। लेकिन रे कुछ नहीं कर पाता है, एंड वो उसके सामने ये बुक को ले आया होता है, एंड वो बोल देता है इसे ले लीजिए
है और वो बोल देता है कि मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाया बिल्कुल भी। डीमन किंग ह्यूमैनिटी का एक रियल हीरो है, लेकिन ये लोग उसके बारे में वर्ल्ड को बिल्कुल भी पता नहीं लगने दे सकते। एंड रे ये भी कहने लगता है कि मेरे से जो भी बंदा रिलेटेड होएगा ना वो भी मर जाएगा। ये पूरा आसपास का नेबर सारे जो अब यहाँ पे लोग हैं ना वो इस सब की वजह से मर जाएंगे, क्योंकि ये जो 12 गॉड हैं वो इसी तरह से काम है वो करते हैं। ये अगर इनके रास्ते में कोई भी आता है तो उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ते हैं। रे रोते हुए बोल रहा होता है कि नहीं ये बुक मैं इसे बिल्कुल भी नहीं दे सकता। इतने में वो जो अब ऑटो बायोग्राफी होती है डीमन किंग की, उसमें से एक फायर अटैक है वो होने लगता है। एथेना ने अपनी शील्ड से उस अटैक को रोका तो होता है, लेकिन वो अब काफी ज्यादा खुश होने लगती है एंड वो बोल रही होती है कि मेरे को फाइनली डीमन किंग की ऑटोबायोग्राफी है वो मिल चुकी है। मेरे को नहीं पता इस जैसा स्लेव है इसके पास ये बुक कैसे आई, लेकिन ये जो बुक है ना बच्चे मैं तेरे से ले रही हूँ। और वो काफी ज्यादा खुश होते हुए उस बुक को लेने जा रही होती है, लेकिन इतने में वहां पे जो अब संगू होते हैं वो आ चुके होते हैं एंड वो बोल रहे होते हैं अथेना, और उन्होंने अथेना को एक टक्कर मार के काफी ज्यादा दूर फेंक दिया होता है। संगू वो जो अब ऑटोबायोग्राफी होती है डीमन किंग की उसे उठा लेते हैं एंड वो रे को देख रहे होते हैं। रे रो रहा होता है एंड वो अंकल बोल रहा होता है। उसके अंकल संगू से बोलने लगते हैं कि ये क्या, अब यहाँ पे एक लड़का है ना वो कभी भी रोता नहीं है और तुमने असल में काफी ज्यादा अच्छा काम है वो किया है इस जगह पे। लेकिन रे अपने अंकल से बोलने लगता है कि अंकल अब यहाँ पे असल में आप हो कौन, और ये आप ये जो एक एथेना जैसी एक वन ऑफ द 12 गॉड है उसके सामने इस तरह से टिक कैसे पाए हो। संगू उससे बोलने लगते हैं कि अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें अच्छे से कुछ भी चीज एक्सप्लेन है वो करूंगा, और तुम बहुत टाइम से बोलते हुए आ रहे हो कि तुम ये जो वर्ल्ड है इसे चेंज करना चाहते हो ना, तो फिर अंत में मैं सारी चीजें तुम्हारे ऊपर शर्त है ना वो लगा रहा हूँ। वो कहने लगते हैं कि हंटर्स एक ऐसे बीइंग है जो अब गॉड की तरह बन चुके हैं और ये नॉर्मल ह्यूमंस पे राज है वो करते हैं, एंड तुम जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन है वो इनके लिए एक जानवर की तरह ही है वो रहेगा जो अंत में अपनी मौत का इंतजार है वो करेगा। तो फिर अब अगर तुम्हारे पास पावर आ जाए इस वर्ल्ड को चेंज करने की, इन ये जो अब 12 गॉड है इन्हें राइवल करने की, तो फिर तुम्हारा जो फैसला है वो क्या सेम रहेगा? क्या उस सब के बाद भी तुम ये जो वर्ल्ड है इसे चेंज करना चाहोगे क्या रे? संगू से ये सुनने के बाद रे थोड़ा शांत हो जाता है। इतने में एथेना इनके तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़े चले आ रही होती है। संगू रे से काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि रे जल्दी से अपना जो डिसीजन है उसे ले लो, मैं एथेना से अकेले फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। एंड रे भी संगू से बोल देता है हाँ अगर मेरे पास इतनी ज्यादा पावर होगी तो फिर मैं ये पूरा वर्ल्ड है ना इसे चेंज कर दूंगा। रे से ये सुनने के बाद संगू थोड़ा स्माइल करते हैं एंड वो बोलते हैं कि ठीक है तो फिर, एंड वो रे के अपनी छाती में ही अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे भोंक देते हैं एंड वो रे से बोल रहे होते हैं कि उस जगह पे तुम मेरे से भी मिलने वाले हो तो फिर उस जगह पे मेरे को अच्छे से ट्रीट करना। रे को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो ऐसा क्या बोल रहे हैं, लेकिन इतने में रे को अंदर से काफी ज्यादा रोशनी ये सब निकल रही होती है एंड रे फाइनली गायब हो जाता है। उसको एक आवाज आती है कॉन्ट्रैक्ट सेट हो चुका है, अब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से द फॉल ऑफ हेवन अब तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है रे एक दूसरी ही जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है एंड यहाँ पे जब वो अपना हाफ को देखता है तब वो बोल रहा होता है ये क्या, मेरे पेट में एक स्वॉर्ड भोंक दी गई थी लेकिन मेरे को कहीं पे भी कहीं चोट है ना वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, और मेरी जो बॉडी है वो भी काफी ज्यादा डिफरेंट फील कर रही है एंड मेरे को अभी कुछ टाइम पहले आवाज आई थी कि मेरे को सपोर्ट है वो कर लिया गया है, इसका मतलब है कि मैं एक हंटर बन गया हूँ। इतने में वो अपनी आसपास की सराउंडिंग देखता है एंड वो बोल रहा होता है कि ये मैं किस जगह पे हूँ। इतने में वो आसपास में माना महसूस कर पा रहा होता है तो फिर वो बोल देता है क्या इसका मतलब है कि मैं एक डंजन के अंदर हूँ क्या? उसको किसी के फुट स्टेप की आवाज आती है तो वो सबसे पहले एक पत्थर के पीछे जाके छुप जाता है एंड जब वो सामने देखता है तब वहां पे उसे एक गॉब्लिन दिखाई देता है। उसे देख के वो बोल देता है कि अब मैं पूरी तरह से पक्का हूँ कि मैं एक डंजन के अंदर हूँ। रे सामने गॉब्लिन को देख के बोल रहा होता है कि मेरे सामने ये जो है ना वो असल में एक गॉब्लिन है, ये लोएस्ट रैंक का मॉन्स्टर होता है लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और इसको असल में एक निकनेम भी मिल रखा है, इसका निकनेम है बिगनर किलर। गॉब्लिन काफी ज्यादा अच्छी हियरिंग्स के साथ होते हैं, ये काफी अच्छे से सुन पाते हैं सूंघ पाते हैं और ये इसी वजह से काफी ज्यादा फास्ट होते हैं। नॉर्मल जो बिगनर हंटर होते हैं उन्हें इसके बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन होती नहीं है तो फिर वो इसी तरह से गॉब्लिन के हाथों मारे जाते हैं। और यहाँ पे मैं बस होप करता हूँ कि ये बिना मेरे को नोटिस करे यहाँ से चले जाए तब सब कुछ सही रहेगा। इतने में वो गॉब्लिन रे को नोटिस कर लेता है एंड वो उसी के तरफ भागे चले आ रहा होता है। रे सोच रहा होता है अरे यार, रे उस गॉब्लिन को अपने तरफ आता हुआ देख के बोल रहा होता है कि मैंने इनके बारे में जो
पढ़ा है, क्या वो इस जगह पे काम आएगा क्या। लेकिन वो बोल देता है कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें वो सीख रहा था असल में एक हंटर बनने का, तो फिर मेरे को सारी चीज़ें इस जगह पे ट्राई करना होगा। वो एक पत्थर उठाता है एंड साइड में फेंकता है। उस गॉब्लिन का ध्यान उस पत्थर की आवाज़ की तरफ जाता है। इतने में रे उसका हाथ पकड़ लेता है एंड उसके सर पे बहुत तेज़ी से मारता है। इतना तेज़ी से मारता है कि उस गॉब्लिन का सर ही कट के दूर फेंक जाता है, जिसे देखने के बाद रे भी थोड़ा सरप्राइज हो रहा होता है एंड वो बोल रहा होता है ये क्या हो गया, मैं तो इसको थोड़ा सा अब मार के डरा के यहाँ से भगाना चाह रहा था और अंत में इसका वेपन छीनना चाहता था, लेकिन ये इतने आसानी से मर गया। इसका मतलब है मैं सही में एक हंटर है वो बन चुका हूँ। इतने में एक नोटिफिकेशन आता है, रे को बताया जा रहा होता है कि फॉल ऑफ हेवन है वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देख रहा है। ये सुनने के बाद रे और ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है एंड वो बोलता है कि ये क्या, ये तो अब डीमन किंग था, उसका अब यहाँ पे सपोर्टर था फॉल ऑफ हेवन। इतने मेरे सामने देखता है तो और ढेर सारे गॉब्लिन सब उसके तरफ भगे चले आ रहे होते हैं एंड वो बोल रहा होता है यार थोड़ी सी आवाज़ हो गई कि ये हो रहा है, और यहाँ पे ढेर सारे गॉब्लिन हैं वो इकट्ठा हो चुके होते हैं एंड रे बोलता है कि इतना ही नहीं ज़रा देखो तो यहाँ पे जो गॉब्लिन चीफ है ना वो भी आ चुका है। ये जो डंजन है इसका बॉस है एंड ये सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मैं इसका बिल्कुल भी मैच नहीं हूँ, मैं इस जगह पे मरने वाला हूँ, जबकि मैं अभी अभी एक हंटर है वो बना हूँ। इतने में रे को याद आ रहा होता है कि उसके अंकल संगगू ने उससे बोला था कि लड़के रोते नहीं है एंड अगर तुम्हें ढेर सारी पावर मिल जाए इस पूरे वर्ल्ड को चेंज करने की तो फिर तुम चेंज करोगे। रे याद कर देता है कि उसने बोला था कि मैं उस पूरे वर्ल्ड को चेंज करूंगा, मेरे पास पावर आई तो। ये सब कुछ याद करने के बाद रे और ज़्यादा फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है एंड वो कह रहा होता है कि मैं इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं मर सकता, इससे पहले मैं ये वर्ल्ड है उसे चेंज करूं। इतने में रे को नोटिफिकेशन आ रही होती है कि द फॉल ऑफ हेवन है ना वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वो देख रहा है एंड उसे तुम्हारी जो फाइटिंग स्पिरिट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और रे इसे इग्नोर करता हुआ ये जो अब गॉब्लिन्स होते हैं उनके तरफ बढ़ता है। वो एक गॉब्लिन को पेट से ही 2 टुकड़ों में काट देता है, दूसरे गॉब्लिन को भी मार देता है, तीसरा उसके ऊपर अब यहाँ पे पीछे से डंडा लेके मारने जा रहा होता है, लेकिन रे उस गॉब्लिन को भी 2 टुकड़ों में काट देता है और फिर एक और जो गॉब्लिन होता है उसके सामने वो उसे भी मार देता है। इतने में रे को नोटिफिकेशन आती है कि तुम अपना लेवल अप कर चुके हो। और रे इसी के बाद थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाता है, हमें दिखाया जा रहा होता है रे अपनी स्पीयर से जो कुछ पत्तियां गिर रही होती है उन्हें काट रहा होता है ट्रेनिंग के रूप में। उसके अंकल उससे बोलने लगते हैं कि तुम सही में अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े जीनियस हो, ये चीज़ अब मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ। और नॉर्मल लोग हैं उनके पास असल में एक लिमिट होती है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कोई अब सपोर्टर है वो सपोर्ट कर दे तो फिर तुमसे ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं होएगा। इतने में हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, हमें दिखाया जाता है रे ने आसपास में जितने भी छोटे मोटे गॉब्लिन्स होते हैं उन्हें मार दिया होता है एंड उसे नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि तुमने दोबारा लेवल अप है वो कर लिया है। एंड रे की हालत उतनी ज़्यादा सही नहीं होती है एंड वो हाफते हुए बोल रहा होता है कि अब बस एक बचा है। एंड इतने में गॉब्लिन चीफ रे को अपने डंडे से मार रहा होता है, लेकिन रे ने अपने आप को थोड़ा बचा लिया होता है एंड वो दूर जा चुका होता है एंड वो उसे देख के बोल रहा होता है कि ये मेरे सामने जो है ना वो एक गॉब्लिन चीफ है, ये एक गॉब्लिन है लेकिन फिर भी ये पूरा ये जो डंजन है ना उसका एक बॉस है। और मैंने जिस तरह से सुन रखा है पता है मेरे को ये जो गॉब्लिन चीफ है अगर तुम इसे हराना चाहते हो तो फिर तुम्हें एक सी रैंक का हंटर है वो होना होगा, और मैं अभी अभी हंटर के रूप में अवेकन हुआ हूँ तो फिर मेरा जो रैंक होएगा वो एक ई रैंक होएगा या फिर एफ रैंक वाला हंटर होऊंगा। लेकिन इतने में वो अपने हाथ में स्पीयर देखता है एंड वो अब फाइट करने के लिए ना वो रेडी हो जाता है। वो बोल देता है कि सारी चीज़ें मैं इस पे ऊपर शर्त लगा रहा हूँ। इतने में जो अब फॉल ऑफ हेवन होता है वो भी रे को एक अब फायर की अथॉरिटी होती है ना वो दे देता है एंड रे अपना अब स्पीयर के साथ रेडी हो चुका होता है एंड वो बोल रहा होता है कि ये जो अब डीमन किंग था उसका भी मेन वेपन जो था वो एक स्पीयर था एंड मैं भी सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपनी स्पीयर में ही हूँ और मेरे पास फायर की अथॉरिटी भी है। तो फिर वो अपनी फायर की अथॉरिटी एक्टिवेट कर लेता है स्पीयर पे एंड वो गॉब्लिन चीफ के तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भाग जाता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में गॉब्लिन चीफ होता है उसके पूरा आर पार ही है वो चले जाता है एंड रे फाइनली ये जो गॉब्लिन चीफ होता है उसे मार दिया होता है एंड उसका ये जो वेपन होता है स्पीयर वो उसकी ड्यूरेबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। और रे बोल देता है कि हाँ मैंने इतना तो कर लिया है लेकिन मैं अभी के लिए बस इतना ही कर सकता था एंड वो इसी डंजन में बेहोश हो जाता है। इसी के कुछ टाइम बाद और दूसरे लोग इसी डंजन के अंदर एंटर करते हैं एंड जब वो चारों तरफ देखते हैं तब उन्हें सिर्फ गॉब्लिन्स की डेड बॉडी एंड यही सब है वो दिख रहा होता है। एक बोल रहा होता है गॉब्लिन्स के अलावा ये जो गॉब्लिन चीफ है वो भी मर रखा है। इतने में ये लोग रे को देख लेते हैं एंड वो बोल देते हैं कि यहाँ पे एक सर्वाइवर है। इसी के बाद हमारा सीन
सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल के तरफ का सीन। रे को हॉस्पिटल में उन्हीं हंटर्स के द्वारा ले आया गया होता है एंड उसका चेकअप यही सब है वो चल रहा होता है। एंड रे जब अपनी आंखें खोलता है तब वो बोल देता है कि हाँ, अब मैं जिस तरह से देख पा रहा हूँ ये सारी चीजें असल में एक सपना नहीं थी, एथेना जरूर आई थी एंड उसने ये जो अब डीमन किंग की ऑटोग्राफी थी ना उसे चुराने की कोशिश करी थी। एंड ये जो अंकल संगगू थे उन्होंने अपनी स्वॉर्ड मेरी छाती में वो भोग दी एंड उसके बाद में ये जो गॉब्लिन और गॉब्लिन चीफ थे उनसे फाइट कर रहा था एंड मैंने अंत में उसे हरा तो दिया था लेकिन मैं उस जगह पे बेहोश हो गया। तो फिर शायद उसके बाद और भी जो दूसरे लोग उस डंजन के अंदर एंटर किए होंगे उन्होंने मेरे को सेव है वो किया होगा। रे थोड़ा उठ चुका होता है तो उधर एक नर्स भी आ चुकी होती है। वो उससे बोलती है कि सर अभी आप उठ नहीं सकते क्योंकि आपको चोट लगी है, तो फिर आपको थोड़ा अभी यहाँ पे डिजी फील है वो हो रहा होगा। लीग गिल के कुछ हंटर्स जिनको डिस्पैच किया गया था डंजन के अंदर उन्होंने तुम्हें अब डिस्कवर है वो किया था। अगर उन लोगों को तुम नहीं मिले होते ना तो फिर मेरे को नहीं पता तुम्हारे साथ असल में उधर होता क्या। रे उससे बोलता है लीग गिल्ड और नर्स रे से बोलने लगती है कि ये सही में काफी ज्यादा अच्छी बात है, तुम मानो कि तुम सही में काफी ज्यादा लकी थे कि उन लोगों को तुम उस जगह पे मिल गए और यहाँ पे ये तुम्हारे साथ इंसिडेंट एक डंजन के अंदर हुआ है। तो फिर हंटर एसोसिएशन भी इस जगह पे जल्दी आती होगी, तो फिर अभी के लिए तुम अपना रेस्ट करो। एंड वो रे से ये सब कुछ बोलने के बाद वहां से जा रही होती है। जाते हुए वो सोच रही होती है कि मेरे को सबको बताना होगा कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है। इससे पहले वो नर्स वहां से जाती रही उससे बोल देता है एक्सक्यूज मी, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो अब यर है वो असल में कौन सा है। इस पे वो नर्स रे से बोलने लगती है अच्छा, तो फिर मेरे को लगता है कि तुम्हारी जो मेमोरी थोड़ी लॉस है ये सब हो रही है क्योंकि अभी तुम्हारी हालत कुछ ज्यादा सही नहीं है। तो फिर अभी ईयर चल रहा है 2022। रे ये सुनते ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड वो सोचने लगता है ये क्या हो सकता है। ये जो अभी यहाँ पे पोर्टल थे पूरे वर्ल्ड में अपीयर होना वो तो 2020 में स्टार्ट हुए थे। ये सारी चीजें मेरे पैदा होने से बहुत पहले हुई। 2022 तो वो ईयर है जिसके ईयर के अंदर ढेर सारे जो अब स्पेशल हंटर्स थे उन्होंने अपना नाम बनाना स्टार्ट है वो कर दिया था। और यहाँ पे इतने में रे ये सुनते ही अपना याद करने लगता है कि उसके अंकल ने उससे क्या बोला था लास्ट टाइम कि अब ये जो वर्ल्ड है ना इसके अंदर हंटर्स एक गॉड की तरह बन चुके हैं एंड वो नॉर्मल ह्यूमंस पे राज है वो करते हैं। नॉर्मल ह्यूमंस उनके लिए सिर्फ अभी एक जानवर की तरह है एंड नॉर्मल लोग सिर्फ अपना मरने का इंतजार ही है वो कर सकते हैं। तो फिर अगर तुम्हारे पास पावर हुई तो फिर तुम अपना ये जो पूरा वर्ल्ड है उसे चेंज करोगे क्या। इतना सोचते ही रे और ज्यादा सीरियस हो जाता है एंड वो सोचने लगता है कि वो जो अब यहाँ पे हंटर्स थे उन्हें भी अब दूसरे स्पेशल हंटर्स थे उनके द्वारा ये ना वो चुना जाने लग गया था एक टाइम के बाद। लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है वो ऐसा टाइम है कि जो अब सपोर्टर्स ही ये जो अब यहाँ पे अपने लोग हैं ना हंटर्स उन्हें चुनते हैं, अपना सपोर्ट करते हैं, स्पॉन्सरशिप देते हैं। तो फिर ये मेरा चांस है सब कुछ अच्छे से चेंज करने का। एंड इतना बोलते ही वो जल्दी से अपनी जो अब उसके मशीनें लग रखी होती है मेडिकल ये सब की उन्हें निकाल देता है। एंड वो नर्स चिल्ला के रे से बोलने लगती है कि सर ये क्या कर रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन रे उससे बोल देता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी तक मैं जितना ज़्यादा डिजी फील कर रहा था वैसी फीलिंग है वो बिल्कुल जा चुकी है, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। लेकिन फिर भी अभी के लिए तुम मेरे को ये बताना तो कि यहाँ से जो बाथरूम है वो कहाँ पे है। नर्स बता देती है। नेक्स्ट सीन में रे बाथरूम में ही होता है एंड वो शीशे में अपनी शक्ल देखता है एंड उसे देख के वो बोलता है कि ये जो अब बंदा है ये असल में मैं ही हूँ क्या। रे की काफ़ी ज़्यादा मसल ये सब है वो आ चुकी होती है एंड वो कह रहा होता है कि मेरी जो अब शक्ल है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है मेरी ओल्ड वाली से ही, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा मसल जो है ना वो कभी भी नहीं थे एंड मेरी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है वो बढ़ चुकी है, मेरी जितनी नॉर्मल थी पहले उससे बहुत ज़्यादा हो गई है। इतने में रे जब बाथरूम में होता है तब उसे बाहर बुलाया जाता है। हमें दिखाया जाता है रे के सामने एक बंदा आ चुका होता है एंड वो बंदा रे को अपने आप से इंट्रोड्यूस कर देता है एंड वो बोल देता है मेरा नाम किम योंग है एंड मैं एसोसिएशन से हूँ एंड ये जो लीग गिल्ड थी उन्होंने रिपोर्ट किया कि तुम्हें प्रॉब्लम ये जो डंजन है उस सब की वजह से है ना वो हुई है थोड़ी सी। तो फिर अब मैंने नर्स से ये भी सुना है कि तुमने थोड़ा मेमोरी लॉस है उसे फेस किया है। रे उससे ये सुनने के बाद सोच रहा होता है कि लगता है उस नर्स ने मेमोरी लॉस ये सब के बारे में इसे ऑलरेडी बता दिया है। तो वो बोल देता है कि हाँ बिल्कुल। किम योंग और भी उससे बोलने लगता है चलो ठीक है तो फिर अब तुम मेरे को इतना बता सकते हो कि तुम्हें असल में अभी तक याद क्या है, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा घर, तुम्हारा नेम, इस सब के बारे में तुम्हें कुछ भी याद है क्या। मेरे मन में कहने लगता है कि मेरे को काफी ज्यादा अच्छे से पता है, हॉस्पिटल के लोग और यहाँ पे हंटर एसोसिएशन के लोग, इन सब लोगों ने मेरे ऊपर काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश है ना वो करी होगी जब मेरे को इस जगह पे लाया गया होगा लीग गिल्ड के द्वारा। तो लेकिन इन लोगों को ऑफ कोर्स कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में नहीं मिली होगी क्योंकि मैं एक फ्यूचर से आया हुआ बंदा हूँ। एंड वैसे ये जो डंजन
है इन सब के अंदर ये जो मेमोरी लॉस हो जाती है हंटर्स ये सब लोगों की, वो सारी काफ़ी ज़्यादा कॉमन सी चीज़ है। तो फिर इसके बाद रे किम योंग से बोल देता है मेरी एज 33 है और मेरा नाम रे है एंड इसके अलावा मेरे को कुछ भी याद नहीं है। इस पे ये जो योंग होता है वो उससे बोल देता है कि ये सही में काफ़ी ज़्यादा अब प्रॉब्लम है, चलो ठीक है अब डंजन के अंदर क्या हुआ उसके बारे में तुम्हें कुछ याद है क्या। और रे उससे बोल देता है कि मेरे को बस इतना याद है कि मैंने एक आवाज़ सुनी थी कि मैं तुम्हें आगे से स्पॉन्सर कर रहा हूँ। रे से ये सुनते ही योंग थोड़ा एक्टिव हो जाता है एंड वो उससे बोलने लगता है कि मिस्टर रे अब तुम्हें एक हंटर है ना उसके रूप में चुन लिया गया है, तो फिर क्या तुम्हें हंटर्स ये सब के बारे में कुछ याद है क्या। रे बोल देता है कि हाँ हंटर्स वही लोग होते हैं ना जो अब यहाँ पे उनके पास सुपर पावर्स होती है यही सब। इसी के बाद योंग उठ जाता है एंड वो रे से बोल रहा होता है कि मेरे को तुमसे मिलके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मेरे को पता है अब यहाँ पे जो है ना कुछ और भी लोग तुमसे मिलने के लिए आएंगे, लेकिन जो एसोसिएशन है वो भी तुम्हें बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट है वो करेगी। इसी के बाद योंग थोड़ा अब झुक जाता है रे के सामने एंड वो उससे बोल देता है कि मेरे को पता है कि तुम अभी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए ये सब, लेकिन तुम इतना समझ लो कि तुम ये जो वर्ल्ड है उससे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट से पर्सन है वो बन चुके हो अब, एंड मैं तुम्हें फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, वो जो अब यहाँ पे योंग होता है वो अपना यहाँ से चले जाता है, रे उसे जाता हुआ देख रहा होता है एंड कह रहा होता है कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा अच्छा बंदा था। एंड इसी के बाद वो अपना स्टेटस विंडो होती है उसे ओपन कर लेता है। इसी के बाद रे कहने लगता है कि ये जो अब सारे अब 12 हीरोज थे वो ये जो डीमन किंग था उससे डरते क्यों थे, एंड ये जो डीमन किंग था वो भी बहुत ज्यादा एबनॉर्मल स्पीड में इतना ज्यादा ग्रो कैसे हो पा रहा था, स्ट्रॉन्गर कैसे हो पा रहा था कंपेयर करे दूसरे अब 12 हीरोज हैं उनसे। उसका अब यहाँ पे सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि वो एक हंटर था ही नहीं, वो असल में एक प्लेयर था। और यहाँ पे हमें रे कभी स्टेटस विंडो में दिखाया जा रहा होता है कि वो भी असल में एक हंटर नहीं है, वो एक प्लेयर है। जिस तरह से अब पहले डीमन किंग था वो अब रे भी बन चुका है एक प्लेयर। बाकी के जितने भी हंटर्स होते हैं उन्हें ये जो अब दूसरे स्पॉन्सर लोग हैं उन पे ज्यादा भरोसा है वो करना होगा, उनके साथ ही मिलके वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हो सकते हैं। लेकिन ये डीमन किंग अलग था, वो अपना नॉर्मली जो हंटिंग है उसे करते हुए स्ट्रॉन्गर है वो हो सकता था, वो सिर्फ एक लौता बंदा था जो इस तरह से लेवल अप है वो कर सकता था, जो हंटिंग के द्वारा और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो हो सकता है, वो डीमन किंग था। एंड मैं भी इस जगह पे एक प्लेयर है वो बन चुका हूँ, तो फिर समझ जाओ रे भी अब ये सारी चीजें वो कर सकता है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है रे के रूम में उसकी नर्स आ चुकी होती है एंड वो उससे बोल रही होती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस रे, तुम असल में एक हंटर बन चुके हो। रे उससे बोलने लगता है क्या एक हंटर बनना एक ऐसी चीज है कि उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। नर्स उससे बोलने लगती है कि ऑफ कोर्स ये तो ऐसा है कि तुमने एक लॉटरी है उसे ही जीत लिया है, अगर तुम एक एफ रैंक वाले भी हंटर होगे ना तब भी तुम सारी चीजें अफोर्ड कर पाओगे जो एक नॉर्मल बंदा है वो कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। एंड ये अब डंजन में जाके हंटिंग ये सब ना करने के अलावा भी बहुत सारे काम ये जो हंटर्स लोग हैं ना वो कर सकते हैं, जैसे कि तुम एक ब्लैक स्मिथ बन सकते हो यानी लोहार, और इधर उधर अपने वेपन है उन्हें बेच सकते हो। एंड और भी ऑप्शन है जैसे कि तुम एक किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सन है उसके गार्ड बन सकते हो एंड उसको गार्ड करते रहोगे तो फिर काफी सही रहेगा। तुम्हें पता है उसकी सैलरी भी है वो काफी ज्यादा होएगी, एंड ये जो है ना तुम बस हंटर बन जाओगे तो फिर सब कुछ तुम्हारे लिए सही है वो रहेगा। और रे भी ये सब कुछ सुन के सोच रहा होता है कि ये सब चीजें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मेरे को ऑलरेडी पता है। एंड यही सब का रीजन था कि अब जो बंदा इस तरह से हंटर के रूप में चुना नहीं गया था ना वो बहुत ज्यादा पावरलेस था ना वो था, और इसीलिए उन्हें दबाया गया था आगे जाके बहुत ज्यादा। एंड रे भी उससे बोल देता है हाँ मैं समझ गया, ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए मेरे को खुश है वो होना चाहिए। एंड इतने में वो जो नर्स होती है वो रे को उसके जो कपड़े होते हैं ना जो उसने डंजन के अंदर पहने होते हैं वो देने लगती है। वो बोल रही होती है कि लीग गिल्ड के जो लोग थे ना उन्होंने जब तुम्हें रेस्क्यू किया था ना तभी उन्होंने ये जो कपड़े थे इन्हें भी संभाल के रख दिया था, वैसे ये फट चुके हैं तो फिर तुम इन्हें शायद अभी के लिए यूज तो कर नहीं सकते। और यहाँ पे वो जो लड़की होती है वो फाइनली रे से बोल देती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज तुम्हें यहाँ से जो है ना डिस्चार्ज है वो कर दिया जाएगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है रे एक गंगनाम सिटी होती है ना उधर पहुंच चुका होता है एंड वो कह रहा होता है कि ये जो जगह है ये कितनी ज्यादा सुंदर है, मेरी अब ये जो पास्ट लाइफ थी उसके अंदर मेरे को इस जगह पे कदम रखने भी नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि असल में उस
उस टाइम पे ये नॉर्मल ह्यूमन था, हंटर नहीं था। उस टाइम तक हंटर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो चुका था। इतने में योंग रे के पास आ जाता है एंड वो उससे बोल रहा होता है कि चलो अभी के लिए हम जो अब एसोसिएशन है ना उधर चले जाते हैं, क्योंकि अब तुम जैसे एक न्यू हंटर है उसी इस जगह पे ऐसे इधर उधर है वो बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए। ये सुन के रे थोड़ा शांत हो जाता है, जिसे देखते हुए योंग उससे बोलने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब तुम एक हंटर के रूप में अच्छे से रजिस्टर कर लोगे तो फिर एसोसिएशन तुम्हें खुद से एक अपार्टमेंट है वो प्रोवाइड करेगी, क्योंकि बहुत सारे हंटर्स लोग हैं वो तुम्हारी तरह इस सिचुएशन में ना वो कभी ना कभी आ जाते हैं। एंड एक्चुअली मैं तुम्हें एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो अब यहाँ पे अब टेस्ट है ना उसका रिजल्ट अच्छे से आ चुका है। तुम असल में एक सी रैंक के हंटर है उसके रूप में अवेकन है वो हुए हो। एंड ये जो कंट्री है इसके अंदर इतने ज़्यादा लोग बिल्कुल भी नहीं है कि वो अब स्टार्टिंग में ही अवेकन हुए हैं और वो एक सी रैंक के हंटर है ना वो हैं। तो फिर अभी के लिए तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन है ना उसे कंप्लीट करवा देते हैं और उसके बाद से मैं आगे जाके सारी डिटेल्स जो है ना वो अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है रे हंटर एसोसिएशन में आ चुका होता है एंड वो अपने आप को हंटर के रूप में रजिस्टर करवा रहा होता है। एंड वो बता रहा होता है कि जो हंटर्स लोग हैं वो अपना रैंक के अंदर डिवाइड हो रखे हैं एंड ये जो अब हंटर्स के रैंक है वो अल्फाबेट्स पे है वो बेस्ड है। जितने ज़्यादा अब यहाँ पे हाई रैंक वाले तुम्हारा अल्फाबेट होएगा, अब यहाँ पे तुम्हारा रैंक होएगा, उतना ज़्यादा अच्छे से स्पेशल ट्रीटमेंट है वो तुम्हें मिलेगा। इसी के बाद रे ने फाइनली अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा दी होती है एंड उसको योंग उसका जो नया अपार्टमेंट होता है उधर ले भी आया होता है एंड वो बोल रहा होता है कि अब से तुम इस जगह पे रहने वाले हो और ये तुम्हारा अपार्टमेंट होएगा। एंड जैसे ही वो रे ये दरवाज़ा खोलता है इस अपार्टमेंट का, उसे काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा अब यहाँ पे एक घर होता है ना वो दिख रहा होता है। ये उसका अपार्टमेंट काफ़ी सुंदर होता है, जिसे देखने के बाद उसकी आंखें होती है वो थोड़ी भर आई होती है आंसू से। एंड योंग रे से बोलने लगता है तुम्हें ये रूम पसंद तो आया ना? रे उससे बोल देता है हाँ। रे कहने लगता है कि आज का दिन सही में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, आज मेरे पास खुद का भी यहाँ पे एक अपार्टमेंट है वो भी आ चुका है एंड मैं एक हंटर के रूप में अवेकन है वो हो चुका हूँ। तो फिर अब इस तरह से फील होता है कि जब तुम्हारे पास खुद का एक रहने के घर हो। इतने में योंग रे से बोलता है कि अरे हाँ रे, मैं तुमसे एक चीज़ बताना तो भूल ही गया, असल में एक जो अब कोई है ना पर्सन वो तुमसे मिलना चाह रहा है। रे ये सुनते ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो योंग से बोलने लगता है क्या, कौन कौन मेरे से मिलना चाह रहा है? रे अपने मन ही मन कहने लगता है कि इसके बारे में तो किसी को पता नहीं होना चाहिए कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। एंड योंग रे से बोलने लगता है कि हाँ अब यहाँ पे असल में ये जो अब लीग गिल्ड के लीडर है ना वो तुमसे मिलना चाहते हैं। लीग गिल्ड के वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें सेव किया था उस डंजन से, और वो जो गिल्ड के लीडर है वो अब शायद तुम्हें थोड़ा इंटरेस्टेड है, इसीलिए तुमसे मिलना चाह रहे हैं वो। अगर तुम इस सारी चीज़ों से कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर तुम अंत में उन्हें मना भी कर सकते हो। एंड लीग गिल्ड सुनते ही रे बोलता है लीग गिल्ड? योंग रे से बोलने लगता है कि हाँ लीग गिल्ड है वो अब बहुत ज़्यादा अपना अटेंशन लोगों का ग्रैब है वो काफ़ी टाइम से कर रही है। एंड रे बोल देता है ठीक है तो फिर मैं जाऊँगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें दिखाया जाता है रे ये जो अब लीग गिल्ड के लीडर हैं उनसे मिलने के लिए आ चुका होता है। योंग भी वहाँ पे आया होता है रे के साथ एंड वो बोल रहा होता है कि उसी गिल्ड के लीडर है जिसकी गिल्ड ने तुम्हें अब सेव है वो किया है रे। और यहाँ पे ये जो लीग गिल्ड के लीडर होता है हमें दिखा दिया गया होता है वो ये जो अब सियोंग गू है ना वो होते हैं, और सियोंग गू अपने आप को रे से इंट्रोड्यूस भी कर देते हैं। एंड रे इन्हें देखते ही अपना सोचने लगता है कि हाँ ये बिल्कुल वही है जैसा मैंने सोचा था, वही टकला इनका सर। लेकिन इतने में ये जो अब सियोंग होते हैं वो अब रे से बोलने लगते हैं कि ये तुम क्या देख रहे हो? और रे उनसे बोल देता है सॉरी मैंने अब यहाँ पे अनइंटेंशनली है ना वो उधर ही देख लिया, वो उनका टकला है ना उसे घूर रहा होता है इसीलिए। एंड ये रे से बोलने लगते हैं कि ठीक है तो फिर, और यहाँ पे जो है ना मेरे को तुमसे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम ऑलरेडी मिल रखे हैं, थोड़ी जानी पहचानी सी फीलिंग आ रही है। रे उनसे बोल देता है कि मैंने अपनी जो अब यहाँ पे अब याददाश्त है उसे खो लिया है तो फिर मेरे को नहीं पता। एंड वो उन्हें झुक के अपना बोल देता है थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। एंड वो अब यहाँ पे अपने इन्हीं के बारे में बता रहा होता है कि इन्होंने ही अब यहाँ पे जो है ना मेरा काफ़ी ज़्यादा ख्याल है वो रखा था, मेरे को हंटर कैसे बनना है सब कुछ इन्होंने ही सिखाया। और यहाँ पे ये असल में एक हीरो हैं जिन्होंने बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जान को बचाया है। सब लोगों को उस टाइम पे लगता था कि ये मर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे मैं दोबारा मिल चुका हूँ तुमसे, हाइमडाल सियोंग। एंड ये जो हाइमडाल नेम है ना वो असल में नॉर्थ मैथोलॉजी का कोई गॉड है ना उसका नेम है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें रे को दिखाया जाता है। रे अपना जो अपार्टमेंट होता है वहाँ पे आ चुका होता है, रात हो रखी होती है एंड वो अपनी इसी बॉडी को देखते हुए वो बोल रहा होता है कि सारी चीज़ें सही में काफ़ी ज़्यादा रियल है और यहाँ पे मेरी ये जो बॉडी है ना ये असल में मेरी ही बॉडी है, क्योंकि इसके अंदर जितने
जितने भी मोल्स ये सारे जो मेरे ओल्ड थे ना वो इस बॉडी में भी उसी जगह पे हैं, तो फिर ये मेरी ही बॉडी है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा मसल ये सब वाली कैसे हो चुकी है। और यहाँ पे इतने में वो अपनी स्टेटस विंडो ओपन करता है, तो फिर उसका लेवल जो होता है वो अब यहाँ पे 9 दिखाया जाता है एंड इसका जो नेम है वो अब रे होता है। और ये असल में एक प्लेयर है। इसके बाकी के स्ट्रेंथ वाले जो एट्रीब्यूट होता है वो 31 होता है एंड बाकी का भी जो स्टेटस होता है वो अब 30 के आसपास ही होता है, उसे इग्नोर करो। और यहाँ पे इसके पास जो अब डोमिनेशन ओवर फायर है ना वो एक लेवल 2 का है एंड ये असल में एक जो अब मॉन्स्टर्स है ना उन्हें समन भी कर सकता है एंड ये सब चीज़ें वो सारी चीज़ें अभी इसके पास नहीं है फिलहाल के लिए तो। और यहाँ पे इसके पास स्किल भी अभी के लिए नहीं है कुछ भी। ये अपना ये सारा स्टेटस विंडो देखने के बाद बोलने लगता है कि मेरे पास ये सारी जो अब स्किल ये सब चीज़ें हैं ना वो असल में जो अब डीमन किंग था ना मेरी पास्ट लाइफ में उसके पास थी। अब ये सारी चीज़ें अब मेरे पास क्या कर रही है एंड ये जो चीज़ है ये असल में इस वजह से हो रहा है क्योंकि द फॉल ऑफ हेवन है ना उसने मेरे को स्पॉन्सर किया है। लेकिन मेरी पास्ट लाइफ में जिस तरह से मैंने बुक रीड करी थी फोटोग्राफी डीमन किंग की उसके हिसाब से द फॉल ऑफ हेवन है ना उसने अब यहाँ पे डीमन किंग को स्पॉन्सर किया था। तो फिर अभी मैं इधर आ चुका हूँ, तो फिर वो जो डीमन किंग है ना वो कहाँ पे है। लेकिन वो ये सब कुछ सोचने के बाद बोल देता है कि अभी के लिए मेरे को ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए जो अब यहाँ पे मेरे को आंसर पता नहीं है उनके। वो कहता है मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ, मेरे पास वो अब यहाँ पे अब टैलेंट है जो अब नॉर्मल जितने भी लोग हैं वो पाना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टैलेंट है एक प्लेयर वाला। तो फिर अब ठीक है मैंने अब ये जो ताकत है उसे पा लिया है, तो अब टाइम आ चुका है पूरा ये जो वर्ल्ड है इसे चेंज करने का। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें हंटर एसोसिएशन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे नॉर्मल हंटर्स लोग हैं ना उनका एक टेस्ट है वो होने वाला है थोड़ा प्रैक्टिकल ये सब वाला। तो फिर रे भी इसे अटेंड करने के लिए आया होता है। इनका जो इंस्ट्रक्टर होता है वो अब एंटर कर जाते हैं रूम में एंड वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोल रहे होते हैं मेरा नाम जैंग है एंड मैं तुम्हारा इस जो ट्यूटोरियल है इसका इंस्ट्रक्टर हूँ आज का। सामने ये जो अब हंटर्स होते हैं ना जो अब यहाँ पे इस जगह पे अपना प्रैक्टिकल देने आए हैं उनमें से एक बोलने लगता है कि ये जो है ना ये कैसे हो सकता है, जैंग जो एक बी रैंक वाले हंटर है वो अब ये जो ट्यूटोरियल है इसके इंचार्ज कैसे हो सकते हैं। और दूसरा कोई बोल रहा होता है इसका मतलब है कि ये जो अब हंटर एसोसिएशन है उसकी अब आंखें है ना वो किसी के ऊपर आ रखी है। रे भी सारी चीज़ें अच्छे से देख रहा होता है और इतने में जितने भी लोग होते हैं इस जगह पे प्रेजेंट वो अपने सोचने लगते हैं कि ये मेरा चांस है क्योंकि मैं ये जो अब जैंग है उसकी अटेंशन अपने तरफ कर लूँ तो फिर सब कुछ सही रहेगा। मेरे को हंटर एसोसिएशन में भी काम मिल सकता है या फिर किसी अच्छी गिल्ड में है ना वो भी जा सकता हूँ मैं। सब लोग यही सोच रहे होते हैं। इसी के बाद इनके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं जैंग वो सबसे बोल देते हैं कि तुम्हारा जो अब प्रैक्टिकल टेस्ट है वो होगा जिसके अंदर तुम्हें अपना वेपन चूज करना है एंड फिर तुम्हें फाइट करनी होगी एक मॉन्स्टर से। लेकिन तुम्हें नर्वस होने की तो अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो फिर बताओ कि ये नॉर्मल ह्यूमन है वो एक हंटर के रूप में अवेकन कैसे होता है। इस पे एक बंदा बता देता है कि हाँ उसे एक जो स्पॉन्सर है ना उसके द्वारा अब चूज है वो किया जाना चाहिए तभी एक नॉर्मल ह्यूमन हंटर बनता है। इस पे ये जो जैंग होते हैं वो उससे बोल देते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। एंड असल में जब कोई हंटर अवेकन होता है ना हंटर के रूप में तब उसका जो ग्रेथ रेट होता है वो अब ऑलरेडी फिक्स है, वो हो जाता है कि वो किस रेट है ना उस पर ग्रो होगा। तो फिर अब कोई और बताना चाहेगा कि अगर नॉर्मल हंटर है उसे और ज़्यादा जल्दी से अपना स्ट्रॉन्गर होना है तो फिर वो क्या कर सकता है एंड कैसे स्ट्रॉन्गर हुआ जाता है एक हंटर को। सामने एक लड़की आंसर देने लगती है कि वो स्ट्रॉन्गर होना है तो फिर अपना जो स्पॉन्सर है उसका अटेंशन है और ज़्यादा अच्छे से अपनी तरफ ग्रैब है वो करना होगा तो फिर वो तुम्हें और ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं वो देगा, इससे तुम स्ट्रॉन्गर होगे। और दूसरा है कि तुम अब कोई भी आर्टिफैक्ट है अब डंजन के अंदर पाओगे उसको अब यूज़ करते हुए और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकते हो। यही होते हैं। और ये सुनने के बाद जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उस लड़की के लिए ताली बजाने लगते हैं एंड बोलते हैं कि मार्वलस तुमने सही में बहुत ज़्यादा सही बोला है बिल्कुल। इसी के बाद वो इंस्ट्रक्टर और भी बोल देते हैं चलो ठीक है मैं तुम सबसे एक और क्वेश्चन है वो पूछना चाहता हूँ, ज़रा बताना तो कि ये जो स्पॉन्सरर्स हैं उनका असल में मेन इंटेंशन है ना वो असल में क्या है ये सारी चीज़ें करने का तुम्हें चुनने का ये सबसे। और जितने भी लोग होते हैं आसपास में वो साइलेंट हो जाते हैं, कोई भी आंसर नहीं दे पाता है। जिसे सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर जैंग अपना कहने लगते हैं कि हाँ अब इन लोगों से मेरे को इसी तरह की उम्मीद थी क्योंकि ये जो आंसर है वो इतना ज़्यादा कॉमन है वो बिल्कुल नहीं है एंड किसी के पास भी इसका रियल आंसर है वो ऑलरेडी है भी नहीं। इतने में वो रे को देखते हैं एंड वो कहने लगते हैं कि ये बंदा बहुत देर से अब बहुत अटेंशन है ना वो दे नहीं रहा है। और वो रे से बोल देते हैं कि ए तुम जिसने अपनी चिन पे हाथ रख रखा है अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दे सकते हो क्या। और रे थोड़ा शांत हो चुका होता है जिसे देखने के बाद
इंस्ट्रक्टर जैंग उससे बोलने लगते हैं कि तुम्हें नर्वस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये जो अब क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका रियल आंसर अभी तक है भी नहीं, मैं बस तुम्हारा इस पे जो ख्याल है ना वो सुनना चाहता हूँ। फिर रे उनसे बोल देता है कि ये जो चीज़ है ये असल में एक एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है और क्या। और जितने भी लोग होते हैं वो रे से ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। इंस्ट्रक्टर जैंग होते हैं वो अब बोल देते हैं रे से कि अब एंटरटेनमेंट तुम्हारा असल में मतलब क्या है, इसे एक्सप्लेन करना। तो रे बोलने लगता है ये एक ऐसा है कि हम ये जो लोग हैं ना वो एक कैरेक्टर चुनेंगे और यहाँ पे वो जो कैरेक्टर है वो आगे जाके फाइट करेगा, इन लोगों का एंटरटेनमेंट होएगा। रे से ये सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर सोच रहे होते हैं कि ये कितना यूनिक आइडिया है, शॉकिंग सा आइडिया है। एंड रे और भी कहने लगता है ये जो डीमन किंग था ना उसने ये हाइपोथेसाइज किया था कि ये जो स्पॉन्सरर है ना वो अब ये जो सारा हमारा वर्ल्ड है उसे एक गेम की तरह है ना वो मानते हैं। एंड अंत में उसे यही सब पता होने की वजह से मरवा दिया गया। तो फिर ये जो अब स्पॉन्सरर्स है ना उनके लिए ये शायद एक बहुत ज़्यादा बड़ा सा टॉप सीक्रेट है ना वो है ये। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ये जो न्यू हंटर्स लोगों का टेस्ट होने वाला है प्रैक्टिकल वाला उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक लड़की अरीना में जा रही होती है, इंस्ट्रक्टर उससे बोलने लगते हैं तुमने अपने मेन वेपन के लिए स्वॉर्ड को चुना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चॉइस है। तो फिर आज तुम्हारा जो अपोनेंट होने वाला है वो एक गॉब्लिन है, तुम्हें इसको अब पूरी तरह से मारना नहीं है। अंत में सारी चीज़ें अब डिसाइड है वो मैं करूँगा कि तुम पास हुई कि ना हुई, तुम्हें बस इससे फाइट करनी है। एंड हाँ, तुम्हें बिल्कुल भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, ये मॉन्स्टर को ब्रेन वॉश कर रखा है ताकि ये किसी भी ह्यूमन को फेटल डैमेज है वो ना दे सके, जानलेवा हमला है वो ना कर सके। तो फिर चलो इसे स्टार्ट करते हैं। वो लड़की इस गॉब्लिन की तरफ उस पर अटैक करने जाती है, वो जल्दी से इसे अपनी स्वॉर्ड से मारने की कोशिश करती है लेकिन गॉब्लिन ने अपने आप को बचा लिया होता है एंड उसी लड़की को उल्टा उसके पेट पे मारता है एंड वो दोबारा से उसके ऊपर चढ़ने जा रहा होता है लेकिन वो हंटर थोड़ा पलट जाती है एंड अपनी स्वॉर्ड से ही उसको पूरी बीच में से काट देती है एंड इसी तरह से उसने अपने अपोनेंट गॉब्लिन को मार दिया होता है एंड वो काफी ज्यादा हाफ रही होती है। इसके बाद इंस्ट्रक्टर उस लड़की से बोल देते हैं कि तुमने सही में काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, उस सिचुएशन में अच्छे से सोचा और उस गॉब्लिन को मार दिया है। इसी के बाद सारे जो कंटेस्टेंट होते हैं उन्होंने अपने टेस्ट जो देने होते हैं उन्हें दे दिया होता है एंड फाइनली रे की बारी आ चुकी होती है एंड रे अरीना में आ जाता है एंड उसने शील्ड और स्पीयर को अपने मेन वेपन के लिए चुना होता है, जिसे देखते हुए इंस्ट्रक्टर बोलने लगते हैं कि एक शील्ड और स्पीयर ये सही में काफी ज्यादा ऑड मैच है। रे कह रहा होता है मैं ग्रेजुएशन कोर्स तभी अटेंड कर पाऊंगा जब मैं ये वाले टेस्ट को पास कर लूंगा एंड अगर मैंने इस वाले टेस्ट को अच्छे से पास कर लिया अच्छे अब यहाँ पे तरीके से तो फिर मेरे को थोड़ी प्रियोरिटीज ये सब है ना वो मिलेंगी। इंस्ट्रक्टर बोल देते हैं कि अब ये जो लास्ट टेस्ट है वो होने वाला है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अनफॉर्चुनेटली जितने भी गॉब्लिन मॉन्स्टर्स थे वो ऑलरेडी मर चुके हैं इन सब टेस्ट के बीच में। तो फिर तुम्हारा जो अपोनेंट वाला मॉन्स्टर है उसे बदल दिया जा रहा है, तो फिर तुम्हारी इस जगह पे रूल भी है वो बदल दिए जा रहे हैं। तुम्हें पर्टिकुलरली वो जो तुम्हारा अपोनेंट वाला मॉन्स्टर है उसे बिल्कुल भी डिफीट करने की जरूरत नहीं है और अंत में सारी चीजें मैं ही डिसाइड करूंगा कि तुम ये टेस्ट है इसे पास करते हो कि नहीं। एंड वो जो मॉन्स्टर है उसे अच्छे से ब्रेन वॉश कर रखा है ताकि वो किसी को भी जानलेवा हमला है वो ना कर पाए एंड मैं एक बी रैंक हंटर हूँ, इस जगह पे प्रेजेंट हूँ, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो फिर क्या तुम रेडी हो? और रे भी ये सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मेरा मॉन्स्टर बदल चुका है तो फिर वो कोई गॉब्लिन जैसे ही मॉन्स्टर होएगा जैसे कि हॉप गॉब्लिन। एंड रे इंस्ट्रक्टर जैंग से बोल देता है ठीक है, इंस्ट्रक्टर जैंग भी उससे बोल देते हैं चलो ठीक है। तो फिर और यहाँ पे मैंने तुम्हारा जो लास्ट आंसर तुमने दिया था ना मेरे को उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ था मैं, तो फिर तुम मेरे को डिसअपॉइंट है वो बिल्कुल भी मत करना। तुम्हारा जो अपोनेंट होने वाला है वो होगा एक ऑर्क। और भी उधर जो न्यू हंटर्स ट्यूटोरियल के लिए आए होते हैं वो भी ये सारी चीजें टीवी पे देख पा रहे होते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं एक ऑर्क को देखने के बाद एंड वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि इस तरह के जो ट्यूटोरियल है उनके अंदर एक ऑर्क कब से आने लग गया। इंस्ट्रक्टर जैंग भी बोलने लगते हैं कि हाँ ऑर्क आते हैं क्योंकि अब कुछ जो अब मॉन्स्टर्स लोग हैं ना वो अब अवेकन होते ही एक बी रैंक के हंटर होते हैं एंड ये जो रे है वो भी एक सी रैंक के हंटर के रूप में स्टार्टिंग में ही अवेकन है वो हुआ है एंड ये एक डी रैंक वाला डंजन था उसे पूरा इसने अकेला ही संभाला था। उधर जो एक अब गॉब्लिन चीफ था उसे भी इसने मारा था अकेले में ही। एक हंटर जो अभी अभी अवेकन हुआ है वो इतनी ज्यादा
ज़्यादा इंक्रेडिबल चीज़ें कैसे अचीव कर सकता है, तो फिर एसोसिएशन इसको अब बिल्कुल भी मिस है ना वो नहीं कर सकती है। तो फिर मेरे को दिखाओ कि तुम कितना कुछ कर सकते हो। और ये जो अब मैच होता है वो स्टार्ट हो जाता है और रे की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भागे जा रहा होता है। रे अपनी स्पीयर इसकी छाती में ही है, वो साइड में थोड़ा भोंक देता है एंड वो कह रहा होता है कि ये कितना ज़्यादा ऑब्वियस मॉन्स्टर है, ये सिर्फ अपना आगे है ना वो चले आ रहा था, जितना सोचा था ये चीज़ उससे भी ज़्यादा ईजी थी। इतने में रे देखता है कि उस ऑर्क ने उसकी स्पीयर है उसे पकड़ लिया होता है एंड रे उस स्पीयर को नहीं निकाल पा रहा होता है। और ऑर्क इसी मौके का देखता हुआ रे के ऊपर अपना पंच मारता है। रे ने अपनी शील्ड से अभी के लिए खुद को ब्लॉक तो किया होता है और वो खुद को बचा रहा होता है, और दूसरी जो ऑडियंस साइड में सब कुछ देख रहे होते हैं वो परेशान होते हुए बोल रहे होते हैं कि ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, और एक ट्यूटोरियल में एक और कहना वो कर ही क्या रहा है, हमें इसे रोकना पड़ेगा अभी। इंस्ट्रक्टर जैंग भी ये सब देखते हुए बोल रहे होते हैं कि अभी इसने जो लास्ट स्ट्राइक किया था वो काफ़ी ज़्यादा जानलेवा था, अगर ये नॉर्मल ह्यूमन में किया जाता तो ह्यूमन तो मर ही जाता, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसका जो ओपोनेंट है वो असल में एक मॉन्स्टर है और एक ऑर्क है। इसी बीच में वो ऑर्क लगातार रे को अपनी जो पंचेस होते हैं उनसे मारे जा रहा होता है। रे अपनी शील्ड से अभी के लिए तो ब्लॉक कर रहा होता है एंड इंस्ट्रक्टर जैंग ये देख के बोलने लगते हैं कि मेरे को लगता है कि ये इसका अंत है वो आ चुका है, और अगर मैंने सारी चीज़ें इसी तरह से छोड़ दी तो सब कुछ अब डेंजरस है वो हो जाएगा। तो फिर इंस्ट्रक्टर जैंग रे का मैच होता है उसे रोकने की जाने वाले होते हैं, इतने में रे अपनी स्पीयर छोड़ देता है एंड उस ऑर्क का बैलेंस ऑफ हो जाता है एंड रे इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसे एक किक मार देता है एंड उसके तरफ वो अपनी शील्ड लेके बढ़ चुका होता है। वो अपनी शील्ड के ऊपर डोमिनेशन ओवर फायर होता है उसे एक्टिवेट कर देता है, उसकी शील्ड जल रही होती है एंड काफ़ी ज़्यादा जल्दी से वो इस ऑर्क का मुंह ही होता है उसके आर पार है वो चले जाता है और उसने इस ऑर्क को मार दिया होता है। बाहर जितने भी न्यू हंटर्स ये सब कुछ देख रहे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं एंड वो बोल रहे होते हैं कि ये कौन है, और यहाँ पे इसने ही अपना ये जो स्पीयर थी इसे छोड़ दिया उस ऑर्क का मोमेंटम थोड़ा ख़राब करने के लिए। ये सही में इसके पास कितने ज़्यादा अच्छे इंस्टिंक्ट्स हैं। और इंस्ट्रक्टर जैंग भी ये देख के कहने लगते हैं क्या इसने अभी जो यूज़ किया वो एक स्किल थी क्या, एंड इसे अवेकन हुए ज़्यादा टाइम है वो बिल्कुल नहीं हुआ है एंड इसने स्किल है उसे एक्वायर कर लिया है एंड इसने इस स्किल को एक्टिवेट करने के लिए कोई भी एक्टिवेशन कोड है ना वो नहीं बोला, तो फिर ये एक हाई रैंक वाली स्किल है क्या। रे की शील्ड की ड्यूरेबिलिटी खत्म हो जाती है तो वो अपने आप डिस्ट्रॉय होने लग रही होती है, और यहाँ पे रे को बताया जा रहा होता है कि उसका लेवल अप हो चुका है एंड डोमिनेशन ओवर फायर उसने अभी शील्ड के ऊपर यूज़ किया था उसे अब जलाने के लिए, तो फिर उसका डोमिनेशन ओवर फायर है वो भी 2 लेवल पे पहुंच चुका होता है। और इंस्ट्रक्टर जैंग भी रे को देख के सोच रहे होते हैं कि मैं इस बंदे को बिल्कुल भी लूज नहीं कर सकता, मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए इसे एसोसिएशन के अंदर है ना वो लाना होगा। एंड वो रे से कहने लगता है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रेडिबल था एंड तुम ऑफ कोर्स ये जो ट्यूटोरियल है इसे पास करते हो। रे उनसे बोल देता है थैंक यू एंड वो कहने लगता है कि मेरी जो शील्ड थी ना वो बिल्कुल भी अब लास्ट है वो नहीं कर पाई एंड ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है। डोमिनेशन ओवर फायर ये जो है ना ये सही में कितनी ज़्यादा इंक्रेडिबल स्किल है। और रे बताने लगता है कि डोमिनेशन ओवर फायर है ना वो असल में जो डीमन किंग था उसके मेन जो फायर पावर था ना वो था, और ये असल में एक प्लेयर होने का प्रूफ है। डोमिनेशन ओवर फायर ये एक स्किल नहीं है ये एक पावर है। और इसी के बाद रे बताने लगता है कि नॉर्मली जो स्किल्स होती है वो लेवल अप बिल्कुल नहीं कर सकती एंड करती भी हैं, तो फिर मैं ये जो अब तुम्हारा स्पॉन्सर है उसकी हेल्प चाहिए होगी, लेकिन प्लेयर्स की जो स्किल है वो ऑटोमेटिकली अब टाइम के साथ लेवल अप है वो कर सकती है जिस तरह से तुम हंटिंग है वो करते रहोगे तो। लेकिन ये जो फायर पावर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है जिसकी वजह से नॉर्मल ये इस तरह के वेपन है वो इसको बिल्कुल भी कंटेन है वो नहीं कर सकते एंड एक ही बार में खुद डिस्ट्रॉय है वो हो जाते हैं। तो फिर मेरे को एक अच्छा सा वेपन है ना उसे अपने लिए बनवाना होगा जो स्पेशली मेरे लिए बना होगा अच्छे अच्छे मटेरियल से, और इस पावर को वो संभाल पाए। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है रे पूरा अपना ट्यूटोरियल ये सब करने के बाद घर पे आ चुका होता है एंड उसने ये जो अब सियोंग होते हैं उन्हें बुलाया होता है और योंग को बुलाया होता है एंड वो लोग अब मिलके थोड़ा पार्टी है वो कर रहे होते हैं। इसी के बाद रे बताने लगता है कि हम जब इधर थोड़ा खाना पीना ये सब कर रहे थे उसी के बीच में हमारी थोड़ी बातचीत है वो हुई कि आज मेरा ये जो ट्यूटोरियल था उसके अंदर क्या हुआ एंड कल मेरा जो फाइनल टेस्ट है वो क्या है और कैसा है, एंड ये जो अब मेरे आगे जाके कुछ प्लान्स है ना वो क्या है। योंग रे से बोलने लगता है कि कल तुम्हारा फाइनल टेस्ट है ना, तुम्हारा फाइनल टेस्ट ये होगा कि तुम्हें डंजन के अंदर डाल दिया जाएगा। तो फिर अब मेरे को तो नहीं लगता कि हंटर रे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होएगी। इतने में सियोंग रे से बोलने लगते हैं कि हाँ अब ये सारी जो हम बातें कर रहे हैं
तो फिर मैं तुमसे पूछना चाहूंगा रे, मैंने अब तुम्हें एक चीज प्रपोज करी थी, तो फिर अब तुम मेरे को अपना डिसीजन है वो दे सकते हो। मेरे को बस एक अब ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरे को तुम्हें आराम से इधर से जाने ना वो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। रे को सियोंग ने ऑफर दिया होता है कि वो उसकी गिल्ड है ना उसे ज्वाइन कर लें। योंग ये सारी चीजें देखता हुआ अपना सोच रहा होता है कि ये जो चीज है ये सही में काफी ज्यादा नर्वस कर देने वाली है मेरे लिए। ये जो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग गिल्ड है ना, लीग गिल्ड, वो हंटर रे है, उसे अपनी गिल्ड में इनवाइट करने की कोशिश है वो कर रहे हैं। हंटर रे के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ये। सियोंग रे से बोल देते हैं कि मैं तुम्हें किसी भी तरह से प्रेशर है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा हूँ। एंड रे फाइनली बोल देता है कि मैं आपको काइंडली रिफ्यूज करना चाहूंगा। ये सुनते ही ये जो सियोंग होते हैं वो अब थोड़ा अब शांत हो जाते हैं एंड वो रे से बोल देते हैं कि अब मैं असल में जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा मेरे को रिफ्यूज करने का रीजन क्या है, क्योंकि ये जो है ना तुम्हारे जैसे एक कॉम्बैट टाइप हंटर है उसके लिए काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो रहेगी। एंड रे भी इसी के बाद सोचने लगता है कि हाँ मेरे लिए अगर मैं इनकी गिल्ड ज्वाइन कर लूँ तो काफी ज्यादा सही रहेगा। लेकिन जब मैं फ्यूचर से इस जगह पे आया हूँ ना तब मैंने काफी चीजें अच्छे से सोची है, समझी है, काफी सारे सिनेरियोज है ना उनके बारे में सोचा है। तो फिर अगर मैं ये जो अब ब्रदर सियोंग है उनके करीब आ जाता हूँ तो बहुत सारे सिनेरियो में मैं ब्रदर सियोंग है ना उनको काफी ज्यादा डेंजर में डाल रहा हूँ। तो फिर अभी के लिए मेरे को इनके क्लोज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड रे फाइनली उन्हें जवाब दे देता है एंड बोल देता है कि मैं अभी के लिए अपने आप को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक है वो बिल्कुल नहीं करना चाह रहा हूँ। और लेकिन मैं आपको बोल दे रहा हूँ अगर आपको आगे जाके कहीं से भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो फिर आप मेरे को है ना वो बोल देना, मैं आपकी हेल्प है वो जरूर करूंगा, क्योंकि मेरे को आपको एक कर्ज भी चुकाना है। रे को इन्हीं की गिल्ड के द्वारा सेव किया गया था तो फिर इसीलिए रे ने ये बोला है। एंड रे से ये सुनने के बाद सियोंग भी उससे बोल देते हैं ठीक है तो फिर मैं तुम्हारी ये जो शब्द है ना इन्हें अच्छे से याद रखूंगा। एंड वो दोनों अब अच्छे से हाथ मिला रहे होते हैं एंड योंग सारी चीजें साइड में बैठा हुआ देख रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है कि ये किस तरह की सिचुएशन चल रही है। एक न्यू हंटर, एक ये जो अब ए रैंक वाला हंटर है जो अब कोरिया का अभी के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर है, उसे बोल रहा है कि वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए है ना वो आएगा। एंड ये जो अब सियोंग है ना वो इसको अच्छे से एक्सेप्ट भी है वो कर रहे हैं। एंड ये जो सियोंग और रे होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। एंड योंग ये सब देखते हुए बस सोच रहा होता है कि मैं सही में ये जो हंटर्स लोग हैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें अगले दिन के तरफ का सीन दिखाया जाता है और ये जो अब जैंग होते हैं उन्होंने सब लोगों को जो न्यू हंटर्स होते हैं उनका फाइनल टेस्ट होता है, उसके लिए इनको एक जो अब डंजन होता है उसके सामने ले आए होते हैं। इंस्ट्रक्टर जैंग सबसे बोल देते हैं कि तुम्हारा जो अब यहाँ पे फाइनल ग्रेजुएशन वाला टेस्ट है वो होने वाला है इस गेट के अंदर, लेकिन तुम लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ में जाने वाला हूँ। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है रे फाइनली डंजन के अंदर एंटर कर जाता है एंड वो जैसे एंटर करता है वो बोल देता है कि यहाँ पे जो अब बहुत ज्यादा हवा है ना वो बहुत ज्यादा हैवी है। एंड इंस्ट्रक्टर जैंग भी सब लोगों से बोलने लगते हैं कि तुम लोग महसूस कर सकते हो ना कि यहाँ पे जो एयर है वो काफी ज्यादा अब हैवी है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस जगह पे जो मैजिकल पावर है वो काफी ज्यादा है। तो फिर ठीक है अब सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं तो फिर तुम लोग मेरे को फॉलो करोगे और रास्ते में हमें काफी मॉन्स्टर्स भी है ना वो मिलेंगे। और इसी के बाद ये लोग थोड़ा इसी डंजन में आगे जा रहे होते हैं, इतने में इंस्ट्रक्टर जैंग रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें सामने दो गॉब्लिन्स है वो दिखाई देते हैं। तो फिर वो दो अब नंबर होते हैं उनका नाम लेते हैं 1 और 3 और यहाँ पे ये जो अब नंबर 1 और 3 होते हैं वो इन दोनों गॉब्लिन से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। पहले 1 जो होता है वो इस गॉब्लिन को मार देता है एंड फिर तीसरा भी उस गॉब्लिन को है वो मार देता है। इसके बाद इंस्ट्रक्टर जैंग और दूसरे दो लोगों को चुनते हैं, वो दोनों भी जाते हैं और अपने अपने गॉब्लिन्स को मार देते हैं। इसी के बाद फाइनली रे की भी बारी आ जाती है एंड रे बहुत ज़्यादा जल्दी से जाता है एंड वो सामने जो गॉब्लिन होता है उसे मार देता है। एंड इसी के बाद वो लगातार ढेर सारे गॉब्लिन्स को मार रहा होता है एंड इसी तरह से उसने ढेर सारे गॉब्लिन्स को एक साथ ही वो मार दिया होता है बहुत ज़्यादा जल्दी में। जितने भी इधर न्यू हंटर्स होते हैं जो अपनी ग्रेजुएशन के लिए आए होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रहे होते हैं एंड एक बोलने लगता है कि क्या ये सही में एक ऐसा बंदा है जो अभी अभी एक हंटर के रूप में अवेकन है वो हुआ है, इसको क्या ये ट्यूटोरियल देना अब ज़रूरी भी है क्या। और दूसरा कोई बोल रहा होता है कि क्या सही में सारे हंटर जो हैं वो इतने ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं। इंस्ट्रक्टर जैंग भी रे को देखते हुए बोलने लगते हैं कि ये अपना वेपन है उसके साथ कितना ज़्यादा अब अच्छे से लिंक है वो हो रखा है, ये एक मेरे जैसा बी रैंक हंटर है उसके जितना अच्छे से पावरफुल है, तो फिर इस जैसे बंदे को मैं बिल्कुल भी मिस है वो नहीं कर सकता हूँ, मेरे को इसे रिक्रूट है वो करना ही होगा। इसी बीच में रे को दिखाया जाता है, रे के सामने नोटिफिकेशन आता है कि उसने लेवल अप है वो कर लिया है इतने सारे गॉब्लिन्स को मारने के बाद। इसी के बाद ये लोग अपना चलना कंटिन्यू
करते हैं एंड थोड़ा और चलते हैं एंड इंस्ट्रक्टर जैंग रुक जाते हैं एंड वो सबसे बोल देते हैं कि हम बहुत जल्दी बॉस का रूम है उधर पहुंचने वाले हैं। ये जो बॉस मॉन्स्टर है इस डंजन का, वो अभी तक हमने जितने भी गॉब्लिन फेस किया है ना उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर तुम लोग अपने आप को तैयार कर लो, कोई भी पोशन ये सब ड्रिंक करना है वो कर लो, अपने वेपन से उन्हें अच्छे से रेडी कर लो और बस पूरी तरह से तैयार हो जाओ। सारे हंटर्स अपने आप को रेडी करने लगते हैं, कोई पोशन पी रहा होता है, कोई अपने वेपन को देख रहा होता है एंड रे साइड में खड़ा होकर कहने लगता है कि ये जो अब डीमन किंग था ना वो अभी 12 हीरोज थे उनके द्वारा मारा गया था एंड अंत में भी वो किसी को भी अपनी फुल पावर है वो दिखा नहीं पाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं था। उसने ये जो 12 हीरोज थे उन्हें ग्रो करने दिया और उन्हीं के थोड़ा पीछे है वो रह गया। तो फिर इसीलिए मैं अपना फोकस है उसे पूरा अब स्ट्रॉन्गर होने पे वो लगाऊंगा। मैं स्ट्रॉन्गर होऊंगा, मैं बहुत ज्यादा जल्दी स्ट्रॉन्गर होऊंगा। 12 हीरोज हैं उन सबको मिला के भी उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो होऊंगा। इसी के बाद ये लोग ये जो बॉस का रूम होता है उधर एग्जैक्टली पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन ये सब लोग इतने में बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिकल पावर होती है उसे महसूस कर पा रहे होते हैं। रे भी थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोल रहा होता है इतनी ज्यादा पावरफुल मैजिकल एनर्जी। इंस्ट्रक्टर जेंग सभी लोगों से चिल्ला के बोलने लगते हैं सब लोग यहाँ से रिट्रीट करो, यहाँ से निकल जाओ और डंजन को एग्जिट कर लो। लेकिन एक फायर बॉल इतने में इन लोगों की तरफ बढ़ जाता है एंड इंस्ट्रक्टर जेंग को ये फायर बॉल लगने वाला होता है। वो कहने लगते हैं कि अगर मैंने इस फायर बॉल को अभी डॉज कर लिया तो पीछे इन लोगों को लग जाएगा, इसीलिए वो डॉज नहीं करते हैं एंड अपना खुद एक अटैक है वो करके इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। इंस्ट्रक्टर जेंग इस अटैक को रोकने के बाद बोलने लगते हैं कि मेरा ये जो अब अटैक था ना इसने पूरी तरह से ये जो फायर बॉल था ना उससे रोक नहीं पाया था, तो पीछे ये जो हंटर्स थे उनका क्या हुआ। एंड जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तब वो देखते हैं कि रे ने उस अटैक को पीछे से ब्लॉक कर लिया होता है नॉर्मल न्यू हंटर्स के लिए। इंस्ट्रक्टर जेंग रे से बोलने लगते हैं कि रे तुम सही में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल हो एंड रे भी उनसे बोल देता है कि नहीं इस अटैक को आपने नहीं रोका होता तो मैं नहीं कर पाता। इतने में रे का स्पॉन्सर द फॉल ऑफ हेवन उसे एक टास्क दे देता है कि उसे ये जो अब ग्रेट गॉब्लिन सॉर्सरर है उसे हराना है एंड हमें दिखाया भी जा रहा होता है कि इन लोगों के सामने एक ग्रेट गॉब्लिन सॉर्सरर होता है एंड कुछ टाइम पहले इसी मॉन्स्टर ने इन लोगों के ऊपर फायर बॉल फेंका था एंड रे को अब टास्क मिल चुका है कि उसे इसे हराना है। एंड जैसे ही आसपास के न्यू हंटर इस मॉन्स्टर को देख लेते हैं वो बोलने लगते हैं ये तो ग्रेट गॉब्लिन सॉर्सरर है, ये एक अब बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर होते हैं जो एक बी रैंक का हंटर है उसे भी हरा सकता है। दूसरा कोई बोल देता है कि इस मॉन्स्टर्स के खिलाफ है ना वो हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ हंटर जैंग है ना वो इससे फाइट कर सकते हैं, हमें यहाँ से भागना होगा। हंटर जैंग भी सबसे बोल देते हैं कि हाँ ये काफी ज्यादा टफ अपोनेंट होएगा लेकिन फिर भी अभी के लिए तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। लेकिन इतने में रे उनसे बोल देता है कि मैं इस ग्रेट गॉब्लिन सॉर्सरर से फाइट करना चाहता हूँ। इस पे इंस्ट्रक्टर जैंग उससे बोलने लगते हैं कि तुम इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है ना वो बिल्कुल भी मत हो जाओ, मेरे को पता है तुमने आते टाइम कुछ जो गॉब्लिन्स थे उन्हें अच्छे से रास्ते में वो मार दिया था। ग्रेट गॉब्लिन सॉर्सरर मैजिक टाइप के मॉन्स्टर होते हैं, फिजिकल टाइप के बिल्कुल भी नहीं। एंड ये एक बी रैंक वाला हंटर होता है, उससे काफी ज्यादा अच्छे से फाइट है वो कर पाते हैं। रे बोलता है कि हाँ ग्रेट गॉब्लिन सॉर्सरर इनसे रिकमेंड किया गया है कि एक बी रैंक का ही जो इसके सामने अपोनेंट है ना वो होना चाहिए एंड इसके जो मेन स्किल है वो है फायर बॉल, फायर एरो और फायर शील्ड, फायर वॉल, ये इसकी मेन स्किल्स हैं। और मेरे को ये काफी ज्यादा अच्छे से पता है कि ये कितना पावरफुल मॉन्स्टर है और मेरे को ये भी पता है कि मेरे को इसके खिलाफ किस तरह से फाइट है वो करनी चाहिए। एंड मेरे को लगा था कि ट्यूटोरियल के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो हम जैसे अब न्यू हंटर्स हैं उनके लिए है, तो फिर प्लीज मेरे को ये चांस है ना वो दीजिए। एंड ये जैंग कहने लगते हैं कि जरा देखो तो इसके अब यहाँ पे कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है इसके अंदर, और लेकिन फिर भी वो रे से बोल देते हैं ठीक है तो फिर। एंड इसी तरह से रे का ये जो पहला मिशन होता है द फॉल ऑफ हेवन ने उसे दिया होता है वो अब स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले रे कुछ भी कर पाता, ग्रेट गॉब्लिन सॉर्सरर अपनी फायर बॉल रे के ऊपर फेंक के मारता है और रे ये जो अब फायर बॉल होती है उसे अपनी शील्ड से डिफेंड है वो कर लेता है, जिसे देखने के बाद ये सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एक बोल रहा होता है ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, इसने इसकी जो अब सारी फायर बॉल थी उसे ब्लॉक कैसे कर लिया। एंड ये जो अब जैंग होता है वो ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए होते हैं, तो वो कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसने इसे ब्लॉक किया है, उसने उस सारी फायर पावर को ब्लॉक नहीं किया है, उसे अब्सॉर्ब किया है। लेकिन ऐसा कैसे? हमें रे को दिखाया जाता है रे डोमिनेशन ओवर फायर यूज करते हुए ये जो अब सारी फायर आ रही होती है उसके ऊपर उसे अब्सॉर्ब कर रहा होता है। एंड इसी के बाद वो ग्रेट गॉब्लिन सॉर्सरर की तरफ भागने लगता है और वो ग्रेट गॉब्लिन सॉर्सरर अब जल्दी से अपनी जो अब एक फायर वॉल होती है उसे एक्टिवेट कर लेता है और यहाँ
यहाँ पे एक थोड़ा ब्लास्ट होता है एंड रे देखता है कि अब इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फायर है वो आ चुकी है। बहुत ज़्यादा फायर देखने के बाद एक बंदा साइड में बोल रहा होता है कि ये जो चीज़ है ना ये सही में हम लोगों के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल थी, क्योंकि हम जैसे छोटे मोटे हंटर्स लोग हैं वो तो इस ग्रेट गॉब्लिन सॉर्सरर को अप्रोच भी नहीं कर सकते। अगर हम जाएंगे इसके करीब में तो जल जाएंगे इसकी लो फायर से ही। रे को देखने के बाद ग्रेट गॉब्लिन सॉर्सरर थोड़ी सी स्माइल करता है, लेकिन रे अपनी ये जो फायर कंट्रोल होती है उसे दोबारा यूज करता है एंड अपने सामने से जो फायर होती है उसे गायब कर लेता है। इसे देखते ही वो जो जैंग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं एंड बोल रहे होते हैं ये तो इम्पॉसिबल है। एंड रे फिर ये ग्रेट गॉब्लिन सॉर्सरर की तरफ भग चुका होता है एंड वो बोल रहा होता है कि सही में ये जो फायर की अथॉरिटी है ना ये सही में बहुत ज्यादा यूजफुल है। एंड रे ग्रेट गॉब्लिन सॉर्सरर की तरफ बढ़ रहा होता है तो वो जल्दी से अपनी एक शील्ड होती है उसे एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन रे लगातार उसकी शील्ड पे अपनी स्पीयर से मारने लगता है एंड रे ने लगातार मारते हुए द ग्रेट गॉब्लिन सॉर्सरर को पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। जिसे देखने के बाद सामने ये जो अब न्यू हंटर्स होते हैं उनमें से एक बोल रहा होता है क्या एक रूकी हंटर ने ग्रेट गॉब्लिन सॉर्सरर है उसे मार दिया है क्या, ये एक सुपर रूकी है। और यहाँ पे सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि आज जो है ना अब बर्थ हुई है सुपर रूकी की। और इतने में रे के जो नोटिफिकेशन होता है वो आ रहा होता है कि उसने अपना जो मिशन है उसे कंप्लीट कर लिया एंड द फॉल ऑफ हेवन है वो अब रे को बोल देता है कि वो तुम्हें अपना एक स्पॉन्सर है वो करेगा। तो फिर वो उसे एक रिवॉर्ड के रूप में स्किल है वो दे देता है समन को समन करने की। अब क्या चीज़ है कि समन करने की बात हो रही है ये तो आगे देखेंगे। और रे ये देख के बोल देता है कि ये स्किल मेरे को फाइनली मिल चुकी है। अब डीमन किंग जो था ना वो सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल था एंड वो इतना ज़्यादा पावरफुल था उसमें ये जो स्किल था इसका बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ था। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। सब लोग अब ये जो डंजन होता है इससे बाहर निकल के अपने घर तो जा चुके होते हैं। अब हमें ये जो अब इंस्ट्रक्टर जैंग होता है ना उन्हीं के तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो ये जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होते हैं उनसे मिलने आए होते हैं एंड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो उससे बोलने लगते हैं कि अच्छा तो फिर आज तुम इस जगह पे मेरे से मिलने आए हो रिलेटेड है आज का जो ट्यूटोरियल था उससे, तो फिर अब तो स्पेसिफिकली तुम एक सी रैंक वाला हंटर जो अवेकन हुआ है उसके बारे में बात करोगे ना। और इसी के बाद जो अब जैंग होते हैं उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन जब इन्हें दे दी होती है तब ये थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोल रहे होते हैं क्या वो बिलो लोवेस्ट ग्रेड है क्या। और लेकिन जो अब जैंग होते हैं वो बोल देते हैं कि नहीं वो उससे भी काफी ज्यादा बियॉन्ड है। जैंग से ये सुनने के बाद एसोसिएशन प्रेसिडेंट बोलने लगते हैं कि अब तुम इस तरह से मेरे से बोल रहे हो तो फिर ये जो न्यूज है ये पूरी तरह से सही होएगी। तो फिर तुम्हें क्या लगता है ये जो अब बंदा है इसके अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है। इस पे जैंग उससे बोल देते हैं कि इतना कि वो आपके जो सपने हैं ना उन्हें पूरा करवा सकता है। इस पे एसोसिएशन प्रेसिडेंट उससे बोल देते हैं कि तो फिर ठीक है तो फिर मैं समझ गया। तो फिर मेरे को लगता है कि मेरे को ये जो हंटर रे है इससे बहुत जल्दी मिलना होगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें रे को दिखाया जाता है वो ये जो अब हंटर एसोसिएशन होती है उससे बाहर निकल रहा होता है। योंग होते हैं एंड सियोंग होते हैं दोनों। ये जो अब गेट होता है उसके बाहर ही खड़े होते हैं एसोसिएशन के एंड ये जो सियोंग होता है वो बोलने लगता है कि मैं काफी ज्यादा चिंता है ना वो कर रहा था क्योंकि ये जो अब डंजन का गेट था वो एकदम से ई रैंक से सी रैंक का डंजन है ना उसके अंदर बदल गया। लेकिन फिर भी अब तुम इधर काफी ज्यादा सही हो तो फिर काफी ज्यादा सही बात है। इतने में सियोंग भी रे से बोल देते हैं कि अच्छा तो फिर तुम्हें हंटर एसोसिएशन से जो अब यहाँ पे अब वो एप्लीकेशन रिकमेंडेशन था वो मिलना था वो मिल गया ना। रे भी उनसे बोल देता है हाँ। इतने में रे थोड़ा याद करने लगता है कि उधर क्या हुआ था जब उसने ग्रेट गॉब्लिन सॉर्सरर को अकेले ही मार दिया था। तो हमें दिखाया जाता है जैंग उससे बोल रहे होते हैं कि क्या तुम हमारी जो अब हंटर एसोसिएशन है उसे ज्वाइन करना चाहोगे क्या। जो आसपास में न्यू हंटर होते हैं वो ये देख के थोड़ा शॉक हो रहे होते हैं एंड वो बोल रहे होते हैं ये कैसे हो सकता है। हंटर जैंग खुद से इस एसोसिएशन में है ना वो अब रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन इतने में रे उनसे बोल देता है कि नहीं अभी के लिए मैं कोई सी भी एसोसिएशन है ना उसे बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद जो जैंग होते हैं वो थोड़ा डिसअपॉइंट होते हैं एंड वो बोल देते हैं ठीक है मैं समझ गया। इसी के बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। रे बोलने लगता है कि हाँ अगर कोई भी एसोसिएशन को ज्वाइन करता है तो फिर वो और ज्यादा जल्दी से ग्रो है वो कर पाता है। लेकिन उधर हम कोई भी अपने बारे में चीज है उसे हाइड बिल्कुल नहीं कर सकते। एंड उस जगह पे स्पेशली एक बंदा है और यहाँ पे वो जो बंदा है ना उसे मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए उसे अवॉइड है वो बिल्कुल करना होगा। उससे मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं होना है। इसी बीच में हमें ये जो हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होते हैं उन्हीं को दिखाया जा रहा होता है जिनको रे के बारे में फैंग ने इन्फॉर्म कर दिया था। इतने में सियोंग रे से बोल देते हैं क्या तुम
तुम्हारा कोई फेवरेट खाना है क्या जो तुम्हें पसंद है खाना। इस पे रे उनसे बोल देता है कि कप रामेन, लेकिन इतने में सियोंग उससे बोल देते हैं क्या मीट खाओगे क्या। एंड रे के मुंह से काफ़ी ज़्यादा पानी निकल रहा होता है और इसी के बाद ये लोग अपना इधर उधर खाने के लिए निकल जाते हैं। और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है रे अपने अपार्टमेंट में आ चुका होता है एंड वो शावर ले रहा होता है। उधर शावर लेते हुए वो याद करने लगता है कि किस तरह से उसने ढेर सारे गॉब्लिन्स थे उन्हें मारा था एंड उसके बाद उसने ये जो अब ग्रेट गॉब्लिन सॉर्सरर था ना उसे भी मार दिया था। ये सब याद करने के बाद वो बोल देता है कि हाँ मेरे को पता है कि मैं अब पहले जितना स्ट्रॉन्ग था ना उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है वो हो चुका हूँ। एंड इतने में वो अपनी स्टेटस विंडो खोल लेता है, हमें दिखाया जाता है कि उसका जो लेवल है वो 9 हो चुका है एंड इसका जो अब डोमिनेशन ओवर फायर है वो लेवल 2 पे पहुंच चुकी है एंड इसको एक नई स्किल मिल चुकी है समन को समन करने की। और ये सिर्फ अभी के लिए एक ही समन है, उसे समन कर सकता है। रे उसको ये जो नई समन वाली स्किल मिली होती है उसको देख के वो बोलने लगता है कि नॉर्मल जो हंटर्स होते हैं वो किसी भी चीज़ को समन है वो बिल्कुल नहीं कर सकते, ये जो 12 हीरोज हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए तो। और बहुत ज़्यादा कम ही हंटर्स लोग होते हैं जिनके पास इस तरह की समन करने की एबिलिटी है ना वो होती है। एंड डीमन किंग रायात जो था ना वो भी सही में इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है वो था क्यों, और वो काउंटलेस मॉन्स्टर्स थे ना उन्हें एक साथ संभाल सकता था। ढेर सारे ड्रैगन्स उसके ऊपर अटैक करे और ढेर सारे सर्बरस तब भी वो उन्हें आराम से संभाल लेता था। इतने मेरे बोलने लगता है कि अगर मेरे पास उसकी जैसी सेम स्किल ये सब आ रही है तो फिर इसका मतलब है कि मैं भी उन चीज़ों को समन कर सकता हूँ जिनको वो समन कर सकता है। तो फिर वो अब फाइनली अपना ये जो स्किल होती है इसे ट्राई करता है एंड वो बोलता है समन, और वो इधर किसी चीज़ को समन करने की कोशिश करने लगता है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें अगले दिन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। रे अपने अपार्टमेंट में अकेला होता है, इतने में योंग उसके रूम में चले आ रहा होता है एंड वो बोल रहा होता है कि ज़रा देखो तो रे तुम्हारी जो न्यूज़ है ना वो हेडलाइन पे आई है। एंड उस न्यूज़ में हमें दिख रहा होता है कि बोला जा रहा होता है कि एक सी रैंक वाला हंटर है जो अभी अभी अवेकन हुआ है वो एक सुपर रूकी है, उसने एक सी रैंक वाला डंजन का बॉस है उसे हरा दिया अपने आप में, जो एक नॉर्मल बी रैंक वाला हंटर होता है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है वो होता है। एंड योंग रे को ये न्यूज़ दिखाते हुए उससे बोल रहा होता है कि तुमने कल ही मेरे को इसके बारे में क्यों नहीं बताया। एंड रे ये न्यूज़ देख के सोच रहा होता है कि इधर मेरे जो अब न्यूज़ है ना उसने फ्रंट पेज पे आई है लेकिन असल में मेरी कोई भी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे लीक नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हायर अप्स के जो लोग हैं ना उन्हें ऑलरेडी मेरे बारे में पता चल चुका होगा अभी तक तो। एंड ये जो योंग है वो असल में रे होता है उसका सुपरवाइजर बन चुका होता है। तो रे योंग से बोलने लगता है कि असल में मैं दूसरे डंजन है उनके अंदर एंटर करके उधर रेड पे है वो जाना चाहता हूँ। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रे डंजन में जा भी चुका होता है एंड वो ढेर सारे अब गॉब्लिन्स होते हैं उन्हें मार रहा होता है। इसी के साथ ही पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। सो आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जल्दी से नीचे बता देना एंड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना। एंड आगे से भी जितने भी एपिसोड इस सीरीज के आने वाले हैं वो 1 आवर के होने वाले हैं, तो फिर एक दिन का गैप लेना होगा मेरे को सारी वीडियोस अपलोड करने के लिए क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो मिलता है नेक्स्ट पार्ट में। ये जो अब डंजन का गेट था वो एकदम से ई रैंक से सी रैंक का डंजन है ना उसके अंदर बदल गया, लेकिन फिर भी अब तुम इधर काफी ज्यादा सही हो तो फिर काफी ज्यादा सही बात है। इतने में सियोंग भी रे से बोल देते हैं कि अच्छा तो फिर तुम्हें हंटर एसोसिएशन से जो अब यहाँ पे अब वो एप्लीकेशन रिकमेंडेशन था वो मिलना था वो मिल गया ना। रे भी उनसे बोल देता है हाँ। इतने में रे थोड़ा याद करने लगता है कि उधर क्या हुआ था जब उसने ग्रेट गॉब्लिन सॉर्सरर को अकेले ही मार दिया था। तो हमें दिखाया जाता है जैंग उससे बोल रहे होते हैं कि क्या तुम हमारी जो अब हंटर एसोसिएशन है उसे ज्वाइन करना चाहोगे क्या। जो आसपास में न्यू हंटर होते हैं वो ये देख के थोड़ा शॉक हो रहे होते हैं एंड वो बोल रहे होते हैं ये कैसे हो सकता है। हंटर जैंग खुद से इसे एसोसिएशन में है ना वो अब रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन इतने में रे उनसे बोल देता है कि नहीं अभी के लिए मैं कोई सी भी एसोसिएशन है ना उसे बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद जो जैंग होते हैं वो थोड़ा डिसअपॉइंट होते हैं एंड वो बोल देते हैं ठीक है मैं समझ गया। इसी के बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। रे बोलने लगता है कि हाँ अगर कोई भी एसोसिएशन को ज्वाइन करता है तो फिर वो और ज़्यादा जल्दी से ग्रो है वो कर पाता है, लेकिन उधर हम कोई भी अपने बारे में चीज़ है उसे हाइड बिल्कुल नहीं कर सकते। एंड उस जगह पे स्पेशली एक बंदा है और यहाँ पे वो जो बंदा है ना उसे मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए उसे अवॉइड है वो बिल्कुल करना होगा, उससे मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं होना है। इसी बीच में हमें ये जो हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होते हैं उन्हीं को दिखाया जा रहा होता है जिनको रे के बारे
में फैंग ने इन्फॉर्म कर दिया था। इतने में सियोंग रे से बोल देते हैं, क्या तुम्हारा कोई फेवरेट खाना है क्या जो तुम्हें पसंद है खाना। इस पे रे उनसे बोल देता है कि कप रामेन। लेकिन इतने में सियोंग उससे बोल देते हैं, क्या मीट खाओगे क्या। एंड रे के मुंह से काफ़ी ज़्यादा पानी निकल रहा होता है और इसी के बाद ये लोग अपना इधर उधर खाने के लिए निकल जाते हैं। और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है रे अपने अपार्टमेंट में आ चुका होता है एंड वो शावर ले रहा होता है। उधर शावर लेते हुए वो याद करने लगता है कि किस तरह से उसने ढेर सारे गॉब्लिन्स थे उन्हें मारा था एंड उसके बाद उसने ये जो अब ग्रेट गॉब्लिन सॉर्सरर था ना उसे भी मार दिया था। ये सब याद करने के बाद वो बोल देता है कि हाँ मेरे को पता है कि मैं अब पहले जितना स्ट्रॉन्ग था ना उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है वो हो चुका हूँ। एंड इतने में वो अपनी स्टेटस विंडो खोल लेता है। हमें दिखाया जाता है कि उसका जो लेवल है वो 9 हो चुका है एंड इसका जो अब डोमिनेशन ओवर फायर है वो लेवल 2 पे पहुंच चुकी है एंड इसको एक नई स्किल मिल चुकी है समन को समन करने की। और ये सिर्फ अभी के लिए एक ही समन है, उसे समन कर सकता है। रे उसको ये जो नई समन वाली स्किल मिली होती है उसको देख के वो बोलने लगता है कि नॉर्मल जो हंटर्स होते हैं वो किसी भी चीज़ को समन है वो बिल्कुल नहीं कर सकते। ये जो 12 हीरोज हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए तो, और बहुत ज़्यादा कम ही हंटर्स लोग होते हैं जिनके पास इस तरह की समन करने की एबिलिटी है ना वो होती है। एंड डीमन किंग रायात जो था ना वो भी सही में इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है वो था क्यों, और वो काउंटलेस मॉन्स्टर्स थे ना उन्हें एक साथ संभाल सकता था। ढेर सारे ड्रैगन्स उसके ऊपर अटैक करे और ढेर सारे सरबरस तब भी वो उन्हें आराम से संभाल लेता था। इतने मेरे बोलने लगता है कि अगर मेरे पास उसकी जैसी सेम स्किल ये सब आ रही है तो फिर इसका मतलब है कि मैं भी उन चीज़ों को समन कर सकता हूँ जिनको वो समन कर सकता है। तो फिर वो अब फाइनली अपना ये जो स्किल होती है इसे ट्राई करता है एंड वो बोलता है समन, और वो इधर किसी चीज़ को समन करने की कोशिश करने लगता है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें अगले दिन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। रे अपने अपार्टमेंट में अकेला होता है। इतने में योंग उसके रूम में चले आ रहा होता है एंड वो बोल रहा होता है कि ज़रा देखो तो रे, तुम्हारी जो न्यूज़ है ना वो हेडलाइन पे आई है। एंड उस न्यूज़ में हमें दिख रहा होता है कि बोला जा रहा होता है कि एक सी रैंक वाला हंटर है जो अभी अभी अवेकन हुआ है, वो एक सुपर रूकी है। उसने एक सी रैंक वाला डंजन का बॉस है उसे हरा दिया अपने आप में, जो एक नॉर्मल बी रैंक वाला हंटर होता है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है वो होता है। एंड योंग रे को ये न्यूज़ दिखाते हुए उससे बोल रहा होता है कि तुमने कल ही मेरे को इसके बारे में क्यों नहीं बताया। एंड रे ये न्यूज़ देख के सोच रहा होता है कि इधर मेरे जो अब न्यूज़ है ना उसने फ्रंट पेज पे आई है, लेकिन असल में मेरी कोई भी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे लीक नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी हायर अप्स के जो लोग हैं ना उन्हें ऑलरेडी मेरे बारे में पता चल चुका होगा अभी तक तो। एंड ये जो योंग है वो असल में रे होता है उसका सुपरवाइजर बन चुका होता है। तो रे योंग से बोलने लगता है कि असल में मैं दूसरे डंजन है उनके अंदर एंटर करके उधर रेड पे वो जाना चाहता हूँ। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रे डंजन में जा भी चुका होता है एंड वो ढेर सारे अब गॉब्लिन्स होते हैं उन्हें मार रहा होता है। इसी के साथ ही पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। सो आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जल्दी से नीचे बता देना। एंड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना। एंड आगे से भी जितने भी एपिसोड इस सीरीज के आने वाले हैं वो 1 आवर के होने वाले हैं, तो फिर एक दिन का गैप लेना होगा मेरे को सारी वीडियोस अपलोड करने के लिए, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो मिलता है नेक्स्ट पार्ट में।